नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, बजट 2023-24 के साथ में राजस्थान सरकार के द्वारा आर्थिक समीक्षा 2022-23 भी जारी कर दी गई थी और उस आर्थिक समीक्षा से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितनी की जितनी अपनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है। आने वाले जो भी एग्जाम रहेंगे, जब तक कि नई आर्थिक समीक्षा नहीं आ जाती, तब तक यह आर्थिक समीक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यानी कि जहां पर भी राजस्थान का करंट अफेयर्स, राजस्थान का भूगोल, अर्थव्यवस्था, यहां तक अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां पर राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन बनना बहुत ही लाजमी है। कहने का मतलब यहां से 100% हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आप मानकर चलिए। अगर आपको 1 से 2 साल अगर तैयारी करते हुए हो गया है कंपटीशन में, तो आप सभी को पता भी चल गया होगा कि आर्थिक समीक्षा आखिर चीज क्या है और आर्थिक समीक्षा से कितने कितने नंबर लाए जा सकते हैं। 2020-21, 2021-22 दो आर्थिक समीक्षा आप लोगों ने क्वालिटी एजुकेशन के इस बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे साथ में जो है वो देखी होगी। अगर आप पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो उसी क्रम के अंदर इस बार अपन वापस शुरू कर रहे हैं 2022-23 के लिए जो आर्थिक समीक्षा है, जो आपके जारी कर दी गई है, उस आर्थिक समीक्षा के ऊपर चर्चा करने के लिए जिन जिन लोगों ने आर्थिक समीक्षा मेरी देखी है, उस आर्थिक समीक्षा में उन सभी को पता होगा, जिन्होंने एसआई का एग्जाम दिया हो, जिन्होंने आरएस प्री 2021 वाला दिया हो, या फिर जिन्होंने ये भी छोटी मोटी जो भी भर्तियां आई है वो सभी की सभी दी हो, तो उन सभी को पता होगा कि आर्थिक समीक्षा से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिस प्रकार से हम लोगों के द्वारा आर्थिक समीक्षा आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से रखी जाती है और वो आपके पढ़ने के लिए भी काफ़ी आसान लगती है आपको। तो उस दृष्टिकोण से भी हमारा यही जो है वो मेन मकसद रहता है कि बच्चे को आसानी से समझ में आए चीज़ें, क्योंकि आर्थिक समीक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रंथ के जैसे होता है। उसमें से चीज़ें ढूंढ कर निकालना पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। बाकी अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो ज़रूर आप उसमें से पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इतनी मेहनत नहीं करें। इसलिए आपकी जो मेहनत है उसको कम करते हुए हम लोगों ने मेहनत की है और आप सभी लोगों के सामने आर्थिक समीक्षा राजस्थान सरकार के द्वारा जो जारी की गई है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23। अब 22-23 क्यों लिखा गया है यह भी अभी चर्चा करेंगे, क्योंकि जब अपन ने बजट पढ़ा था तो बजट में आपने देखा होगा कि अपन ने पढ़ा था राजस्थान बजट 2023-24, जबकि यहां पर लिखा गया है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23। अब ये 22-23 क्यों लिखे हैं इसको भी अभी समझेंगे, बहुत अच्छी तरीके से अपन करने वाले हैं। फॉर ऑल राजस्थान एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी एक एग्जाम है जिसका नाम है ईओआरओ। यह एग्जाम मई के अंदर प्रस्तावित है और ये मानकर चलिए कि इस एग्जाम के अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स भी है और यहाँ से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाने इस एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए ईओआरओ की भर्ती के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी इसके लिए विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन सभी को ये क्लासें देखनी चाहिए, यह मेरा एक प्रकार से आपको सलाह होगी। दूसरी चीज़, यह आपके फर्स्ट क्लास है, यानी कि आप केवल एक क्लास को देखकर अगर आप चाहते हैं कि भाई एक क्लास देखकर छोड़ दे तो आपका पूरा काम नहीं होगा। कहने का मतलब जिस प्रकार से बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है उसी प्रकार से ये सारी की सारी क्लासें आप देखोगे, उसी प्रकार से आपकी तैयारी बिल्कुल संपूर्ण होगी। कहने का मतलब अगर आप केवल एक क्लास देखेंगे तो 10 से 15% ही मैटर होगा, 2 क्लास देखेंगे तो 20-25% होगा, 3 क्लास देखेंगे तो 30 से 40। जब आप इसकी लगभग 7 से 8 क्लासें होगी, वो अगर सारी की सारी क्लासें आप देख लेंगे तो उसके बाद में आपकी जो तैयारी है वो आर्थिक समीक्षा की तरफ से एकदम ओके हो जाएगी। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं कि आर्थिक समीक्षा क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में राजस्थान की करंट अफेयर्स पूछी जा रही है तो ऐसी कंडीशन में तो यहां से क्वेश्चन आएंगे ही। मान लो किसी एग्जाम के अंदर राजस्थान की करंट अफेयर्स नहीं है, उस एग्जाम के अंदर राजस्थान की ज्योग्राफी है। अब चूंकि ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के अंदर कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे कि परिवहन का एक टॉपिक आता है जिसमें सड़कों की लंबाई पूछी जाती है, वो यहाँ से पूछी जाएगी। सड़कों का घनत्व पूछा जाएगा, वो यहाँ से पूछा जाएगा। जैसे कि आपको ऊर्जा का टॉपिक है, ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान में कितना हो रहा है वो यहाँ से पूछा जाएगा। जैसे कि मान लो कि आपके एग्जाम के अंदर खाद्यान्न मतलब कि कृषि का टॉपिक है, तो वहां पर आपको खाद्यान्न का उत्पादन पूछा जाएगा, वो यहाँ से नवीनतम जो आंकड़े हैं वो पूछे जाते हैं। इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राजस्थान आर्थिक समीक्षा, यह आपको पढ़नी चाहिए। मेरे हिसाब से आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी वो अगर नहीं भी आया है, जैसे आरएस की अगर तैयारी कर रहे हैं, एसआई की करना चाहते हैं, भले ही भर्ती नहीं आई हो, लेकिन तैयारी अभी से अगर इसकी करेंगे तो अगले एग्जाम, अगली आर्थिक समीक्षा तक ये जो आंकड़े हैं ये आपके काम आने वाले हैं। फिर भी अगर आप इसको देख लेते हैं तो अगली आर्थिक समीक्षा समझना आपके लिए काफी आसान रहेगा।
ठीक है, यहाँ पर पूरी तरह से आर्थिक समीक्षा जो है उसका अपन निचोड़ जो है वो निकाल कर देखेंगे कि क्योंकि उसमें से सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। जिस प्रकार से बजट में सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी थी, उसमें से जो अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग थी वही चीजें अपन ने निकाली थी, उसी प्रकार से आपको आर्थिक समीक्षा में भी सारा के सारा जो आर्थिक समीक्षा का एक प्रकार से वो बंडल दे रखा है वो नहीं पढ़ना है, उसमें से सेलेक्टेड चीजें पढ़नी है, वो यहाँ पर आपके सामने रखी जा रही है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक्स रिव्यू जिसको अपन बोलते हैं 2022-23 का ये इकोनॉमिक रिव्यू है। और क्यों है ये 2022-23 ये अपन समझेंगे अभी पूरी तरह से, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर के अंदर लिखा हुआ है राजस्थान सरकार सांख्यिकी विभाग और एक तरफ लिखा हुआ है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। अब इस शब्द का मतलब यह है क्योंकि आर्थिक समीक्षा जो है वह तैयार कौन करता है, अगर यह आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो राजस्थान के अंदर एक विभाग है जिसका नाम है सांख्यिकी विभाग। और इस सांख्यिकी विभाग के जो मंत्री है वो कौन है, श्री गोविंद राम मेघवाल है। ये मेन मंत्री है, कैबिनेट का दर्जा इनको दिया हुआ है, यानी कि ये विभाग पूरी तरह से किनके अंडर में है, तो इन गोविंद राम मेघवाल के अंडर में है। अब इस सांख्यिकी विभाग, चूंकि यहाँ पर अशोक गहलोत जी की फोटो क्यों लगा रखी है, क्योंकि यह राजस्थान के वित्त मंत्री है और वित्त मंत्री पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का जो काम है वो वित्त मंत्री के अंडर ही होता है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा को पेश करने का काम भी किसका होता है, आपके वित्त मंत्री का होता है। चूंकि राजस्थान में वित्त मंत्री जो वित्त विभाग है एक प्रकार से वो आपके मुख्यमंत्री जी के पास में है, इसलिए इनकी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। बाकी सांख्यिकी जो विभाग है इसके मंत्री कौन है, आपके गोविंद राम मेघवाल है, जिनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। आप सभी को पता होगा कि जो मंत्री परिषद होता है उसमें से कुछ प्रमुख जो मंत्री होते हैं 10 से 15, उनको कैबिनेट का दर्जा दिया जाता है और वो मंत्री हमेशा जो है वह एक प्रकार से कह सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ में निरंतर रूप से बैठक करते रहते हैं। उसी क्रम के अंदर मंत्री परिषद के अंदर ही जैसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, राज्य मंत्री का दर्जा होता है, उप मंत्री का दर्जा होता है, उसी के अंदर जो है वह एक मंत्री आते हैं राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री की बात करें तो इस सांख्यिकी विभाग के कैबिनेट मंत्री है श्री गोविंद राम मेघवाल, जबकि इसके राज्य मंत्री कौन है, तो श्री अशोक चांदना जो है यह राज्य मंत्री आते हैं इस विभाग के। ठीक है, आगे अपन और देखेंगे कि कैसे क्या तैयार होती है ये। पहली चीज ये आ गई। दूसरी चीज यहां पर आपके सामने सबसे पहले जो तस्वीर दी गई है वह आपके राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है श्री अशोक गहलोत, इनकी तस्वीर यहाँ पर दी गई है, क्योंकि यह राजस्थान के वित्त विभाग के प्रमुख है, इस वजह से यहाँ पर सबसे पहले इनकी जो है वो तस्वीर दी गई है। इनके बाद में आगे चलते हैं, आगे आते हैं आपके, चूंकि यह तैयार किसके द्वारा की जाती है, आर्थिक समीक्षा तैयार की जाती है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा। और यह निदेशालय किसके अंडर काम करता है, सांख्यिकी विभाग के अंडर काम करता है। इसका मतलब इस आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय और इस सांख्यिकी विभाग का इसमें बड़ा योगदान है। तो सबसे पहले तो अपन ने वित्त मंत्री को ले लिया। दूसरे नंबर पर कौन आते हैं आपके, सांख्यिकी विभाग जो है उसके मंत्री कौन है, तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा है श्री गोविंद राम मेघवाल, वो आपके क्या है, मंत्री है सांख्यिकी विभाग के। अब सांख्यिकी विभाग में दूसरे मंत्री है जिनको राज्य मंत्री का दर्जा है, तो राज्य मंत्री है सांख्यिकी विभाग राजस्थान सरकार में, वह है श्री अशोक चांदना, तो यह राज्य मंत्री का दर्जा रखते हैं। अब सांख्यिकी विभाग के अंदर आप सभी को पता है कोई सा भी विभाग या फिर कोई सा भी मंत्रालय होता है उसके एक राजनीतिक प्रमुख होते हैं जो कि मंत्री होते हैं, और एक प्रशासनिक प्रमुख होते हैं जिनको हम सचिव बोलते हैं, जैसे कि शासन सचिव जिनको कहा जाता है। तो पहली चीज तो आप जान लीजिए, राजस्थान के अंदर मुख्य सचिव, चूंकि मुख्य सचिव का भी आर्थिक समीक्षा के अंदर जो है वह एक प्रकार से उल्लेख किया जाता है, तो वर्तमान में जो है वो श्रीमती उषा शर्मा राजस्थान की मुख्य सचिव है, तो उनका इसमें नाम दिया गया है। उसके बाद में देखिए अगले आते हैं आपके प्रमुख शासन सचिव सांख्यिकी विभाग राजस्थान सरकार। तो प्रमुख शासन सचिव ये प्रशासनिक मुखिया होते हैं किस चीज के, सांख्यिकी विभाग के। और वर्तमान में सांख्यिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव कौन है, तो वह है आपके श्री भवानी सिंह देथा। कौन है, श्री भवानी सिंह देथा जो है वह प्रमुख शासन सचिव है किस चीज के, सांख्यिकी विभाग के। अब एक चीज तो ये हो गई। अब इस सांख्यिकी विभाग के अंदर ही अभी अभी अपन ने क्या पढ़ा था, एक चीज पढ़ी थी इस सांख्यिकी विभाग में ही, जिसको अपन ने कहा था आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। तो मेनली जो तैयार की जाती है आर्थिक समीक्षा वो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा तैयार की जाती है, और यह निदेशालय किसके अंडर होता है, सांख्यिकी विभाग के अंडर होता है। तो सांख्यिकी विभाग के इस निदेशालय के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, देखिए इस विभाग के प्रमुख रूप से शासन सचिव तो हो गए आपके भवानी सिंह देथा, और जब इसके अंदर ही अपन निदेशालय की बात करेंगे तो उसके शासन सचिव जो है वो संयुक्त शासन सचिव कहलाते हैं। तो इस निदेशालय के जो है वो निदेशक और संयुक्त शासन सचिव जो है वह आपके कौन है, तो डॉक्टर ओम प्रकाश बेरवा जो है वह आपके निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव है आपके आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के राजस्थान सरकार में। ठीक है,
यहां से आपके ये चीज क्लियर हो जाती है कि कौन कौन से किस किस पद के ऊपर है, यहां से ये चीज आपके क्लियर हो जाती है। अब आती है कि आर्थिक समीक्षा का अर्थ क्या होता है। जो अपन बात कर रहे थे कि 2022-23 ही क्यों लिखा गया है, तो दो तीन चीजें आती है, वह आपको यहां पर मेरे हिसाब से समझना होगा। देखिए, जब अपन बात करते हैं आर्थिक समीक्षा की, तो दो चीजें आती है। एक चीज आती है बजट और एक आती है आर्थिक समीक्षा। एक आता है बजट और एक आती है आर्थिक समीक्षा। क्योंकि मैं यहां पर जो हूं वो पूरी तरह से ये सोचकर चल रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, उसी अगर दृष्टिकोण से मैं पढ़ाऊंगा तब ही मुझे लगता है आपकी तैयारी काफी अच्छी होगी या फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हो सकता है मेरी पिछली वाली क्लास से कई विद्यार्थियों ने देख रखी हो तो उनको ये चीजें जनरल लग रही हो, लेकिन जो नए हैं बिल्कुल, जिनको 1 साल हुआ है तैयारी करते हुए या अभी शुरू ही करेंगे, उनके लिए ये ज्यादा समझना जरूरी है। देखिए, एक शब्द आता है बजट और एक शब्द आता है आपके आर्थिक समीक्षा। देखिए, इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है समीक्षा। आप किसी भी चीज की समीक्षा कब करते हैं? कोई घटना घटित होने के बाद में उसकी समीक्षा की जाती है या फिर पहले की जाती है? हमेशा अपन कोई भी घटना घटित होने के बाद में उसका रिव्यू करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं कि ये कार्य ऐसे ऐसे हुआ है, क्या ये सही हुआ है, कि क्या इसमें गलत हुआ है, क्या इसमें अपने नुकसान हुआ है, क्या इसमें अपना फायदा हुआ है। उस चीज को बोलते हैं समीक्षा। तो समीक्षा जो है वह हमेशा कब की जाती है? कोई भी घटना घटित होने के बाद। जबकि बजट जो है, अपन कोई भी अगर मान लो कि कोई गाड़ी लेके आते हैं या फिर फॉर एग्जांपल आपके घर में अगर कोई शादी करनी है, तो आपके परिवारजन जो है, आपके पिताजी जो है, आपकी माताजी जो है, वो एक बजट बनाते हैं। आपने साधारण घरों के अंदर भी सुना होगा कि बजट, बजट का मतलब आपका बजट कितना है। आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं, आपका बजट कितना है? भाई मुझे शादी करवानी है, मान लो आपके पिताजी बोल रहे हैं कि हमें शादी करनी है और अपना बजट जो है वो 20 लाख रुपए है, इसमें अपने को सारा का सारा काम करना है। जो भी डायजा है, कि टेंट है, कि घोड़ी वाला है, कि बैंड वाला है, सब कुछ इसके अंदर करवाना है। उस चीज को क्या बोल रहे हैं? बजट। क्यों? क्योंकि बजट का मतलब क्या हो गया? शादी अभी हुई नहीं है, शादी आने वाले टाइम में करेंगे, यानी कि आने वाले समय के लिए कितना खर्च करना है और कहां कहां से पैसे लाने हैं, वो सारी की सारी चीज किस में आती है? बजट में। यानी कि बजट जो है ये क्या होता है? आने वाले समय के लिए होता है। बात को समझना है, आने वाले समय के लिए। आने वाले समय हो तो क्या होता है? बजट। जबकि आर्थिक समीक्षा कोई भी घटना होने के बाद में उसकी समीक्षा कर रहे हैं, यानी कि घटना पहले ही हो गई, बाद में उसकी समीक्षा कर रहे हैं, यानी कि पिछले वर्ष के अंदर, ठीक है ना, पिछले समय में या फिर पिछले समय हेतु, केवल इतना सा समझ लीजिए, पिछले समय हेतु। अब इस समय की जगह पर क्या आएगा? इस समय का मतलब यहां पर एक शब्द आता है जिसको बोला जाता है वित्त वर्ष। क्या बोलते हैं उसको? वित्त वर्ष बोला जाता है। बात को समझना है, एक शब्द आता है वित्त वर्ष, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं इसको, वित्त वर्ष बोला जाता है। भारत के अंदर जो वित्त वर्ष है, यह आपका कहां से कहां तक होता है? तो कोई भी वर्ष के 1 अप्रैल से लेकर अगले वर्ष के 31 मार्च तक, यह चीज क्या होती है? यह चीज कहलाती है आपके वित्त वर्ष। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अब बात को समझ जाना है, यहां पर जो ये समय लिखा हुआ है, इस समय का मतलब क्या है? इस समय का मतलब है वित्त वर्ष। इस समय का मतलब क्या है? वित्त वर्ष। दोनों तरफ ही वित्त वर्ष आएगा। अब बात को समझना वापिस, आने वाले वित्त वर्ष हेतु, अब समय की जगह पर वित्त वर्ष शब्द यूज में ले, क्योंकि समय का मतलब ये थोड़ी है कि आगे आने वाले 15-20 साल की बात हो रही है या फिर पिछले वाले 15-20 साल की बात हो रही है, नहीं, केवल 1 साल की ही बात होगी। और जब केवल 1 साल की बात होती है तो उस वर्ष को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है वित्त वर्ष, फाइनेंशियल ईयर। और ये वित्त वर्ष जो है वह अपने भारत के अंदर या राजस्थान में कौन सा माना जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। जैसे कि ये मान लो कि सन 2001 का मान लो अगर 1 अप्रैल है, तो यह 2002 का जो है वह 31 मार्च होगा। ये फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्त वर्ष होता है। अब इस समय की जगह पर वित्त वर्ष शब्द यूज में लीजिए, तो बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब होता है आने वाले वित्त वर्ष के लिए जो भी चीजें होगी वो किस में आएगी? बजट में। और पिछले वित्त वर्ष के लिए जो भी चीजें आएगी वो किस में आएगी? आर्थिक समीक्षा में। जो अपन ने बजट पढ़ा था इससे पहले वाली क्लासों में, उस बजट के अंदर भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि सरकार के द्वारा आने वाले वित्त वर्ष में जो भी आय और व्यय किए जाएंगे उसका विवरण अनुच्छेद किस में दिया जाता है? 202 में दिया जाता है। और वहां पर वार्षिक वित्तीय विवरण एक शब्द लिखा जाता है इस बजट के लिए। तो बजट तो हो गया आने वाले वर्ष के लिए। अब बात करते हैं आर्थिक समीक्षा की। तो आर्थिक समीक्षा क्या है? पिछले वित्त वर्ष के लिए। अब जब अपन ने बात की थी किस चीज की? बजट की। याद करो वो क्लास, अगर आपने बहुत अच्छे से देखी होगी तो उस क्लास के अंदर मैंने बताया था
कि बजट जो है इस बार का वह 2023-24 का है। इसका मतलब क्या हो गया कि 2023 के तो 1 अप्रैल, ठीक है, और 2024 का 31 मार्च, यहां से लेकर यहां तक, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक क्या आय और व्यय होगी सरकार की, वो आती है बजट 2023-24 में। जबकि यह आर्थिक समीक्षा जो है ये कौन सी है, स्टार्टिंग में देख लीजिए वापस, ये जो आर्थिक समीक्षा है, वैसे तो यहां पर भी लिखी हुई है, ये आर्थिक समीक्षा जो है आपकी कौन सी है, 2022-23 की है। इस 2022-23 आर्थिक समीक्षा का मतलब अब क्या हो जाता है कि 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 तक जो वित्त वर्ष था उसके बारे में हम समीक्षा करेंगे। उसे ही हमने क्या कहा है, इकोनॉमिक रिव्यू कहा है, उसी को ही हमने क्या कहा है, आर्थिक समीक्षा कहा है। तो समझ में आ गया होगा, मेरे को यहाँ पर लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बजट और आर्थिक समीक्षा में क्या अंतर है, वित्त वर्ष क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, बजट क्या होता है और आर्थिक समीक्षा क्या होती है। अब आर्थिक समीक्षा आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगी, क्योंकि आर्थिक समीक्षा का अर्थ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अब आप पढ़ लीजिए। सरकार के द्वारा गत वित्त वर्ष का मतलब पिछला वाला जो वित्त वर्ष है, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होगा, में किए गए कार्यक्रम सरकार के द्वारा तथा राज्य का विकास, या फिर यूं भी कह सकते हैं अपन कि राज्य की आर्थिक स्थिति क्या है गत वित्त वर्ष की, उसी चीज को आर्थिक समीक्षा के माध्यम से सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। तो आर्थिक समीक्षा का मतलब क्या हो गया, गत वित्त वर्ष जो है उसके बारे में जो भी समीक्षा की गई है वह आर्थिक समीक्षा है। अब यहां पर जो आर्थिक समीक्षा है इसको अपन ने 2022-23 की आर्थिक समीक्षा कहा है, जबकि बजट को 2023-24 का कहा है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा पिछले वाले वित्त वर्ष के बारे में जानकारी दे रहा है। तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की यहां पर समीक्षा की गई है। क्योंकि 31 मार्च अभी तक आया नहीं है, तो ये दिसंबर तक के आंकड़े लेते हैं सरकार कि दिसंबर 2022 तक ये हमारी परिस्थितियां थी, या फिर अगले यानी कि मार्च 2023 तक ये हो जाएगा। ठीक है। आर्थिक समीक्षा जो है इसको आर्थिक सर्वेक्षण भी बोला जाता है। कई जगह पर आपको आर्थिक समीक्षा की जगह पर आर्थिक सर्वेक्षण शब्द भी मिलेगा। दोनों का मतलब एक ही होता है, समीक्षा करना या फिर सर्वेक्षण करना, दोनों का मतलब एक ही है कि उसके बारे में रिव्यू करना, उस चीज के बारे में कि क्या ये सही है, फायदेमंद है कि नुकसान वाली है। एक चीज और इंपॉर्टेंट याद रखनी है, भारत सरकार के द्वारा आर्थिक समीक्षा और जो बजट है उन दोनों में इतना सा डिफरेंस होता है कि बजट जो है उसके एक दिन पहले आर्थिक समीक्षा जारी की जाती है। राजस्थान में भी यही होता है मैक्सिमम, लेकिन इस बार वाली जो आर्थिक समीक्षा है यह बजट के साथ पेश की गई। तो वैसे तो जो है वह आर्थिक समीक्षा बजट से एक दिन पूर्व पेश की जाती है, लेकिन इस बार बजट के साथ की गई, इसलिए अपन दोनों ही लाइनें लिख लेते हैं कि आर्थिक समीक्षा जो है वो बजट से एक दिन पहले या फिर बजट के साथ पेश की जाती है। यह आर्थिक समीक्षा के बारे में सामान्य जानकारी आती है कि आर्थिक समीक्षा क्या है, यहां से आपको समझ में आ जाना चाहिए। अभी आती है आर्थिक समीक्षा जो है वो तैयार कौन करता है। तो वैसे तो मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। स्टार्टिंग में देखा था सांख्यिकी विभाग के अंदर एक निदेशालय था, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जिसका नाम था। तो आर्थिक समीक्षा को जो तैयार करने का काम है ये किसका है, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय का है। और इस निदेशालय के संयुक्त शासन सचिव कौन है, तो इसके निदेशक और संयुक्त शासन सचिव जो है वह डॉक्टर ओम प्रकाश बेरवा है वर्तमान समय में, जिनकी मैंने आपको सिग्नेचर भी बताए थे। अब ये निदेशालय आता किसके अंडर में है, तो ये निदेशालय जो है वह आपके अंडर में आता है किस चीज के, इस चीज के, यानी कि विभाग के। ये जो है इस विभाग के अंडर आता है सांख्यिकी जो विभाग है राजस्थान सरकार का, इसके अंडर में आता है ये निदेशालय। अब यहां पर ये विभाग आ गया है, तो किसी भी विभाग का जो है वह शासन सचिव होता है, ये संयुक्त शासन सचिव होता है निदेशालय का, जबकि विभाग का क्या होगा, शासन सचिव। तो इस सांख्यिकी विभाग के जो प्रमुख शासन सचिव है वर्तमान में वह कौन है, तो वह है आपके भवानी सिंह देथा। इनके भी आपको साइन दिखाए थे। सांख्यिकी विभाग जो राजस्थान है इसका मुख्यालय कहां पर है, तो जयपुर में है, ये एक सामान्य जानकारी है। अब सांख्यिकी विभाग के अंदर वापस वही है जो चीजें स्टार्टिंग में मैंने बताई थी। पहली चीज कि
जो आर्थिक समीक्षा है ये पेश कौन करता है, तो वित्त मंत्री करते हैं। और राजस्थान के वित्त मंत्री वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है उन्हीं के पास में प्रभार है इसका पूरा का पूरा। तो अशोक गहलोत जो है वो वित्त मंत्री या मुख्यमंत्री हो जाएंगे। जो अपन ने सांख्यिकी विभाग देखा था उसके मंत्री कौन है, वो भी मैंने बताया था कि श्री गोविंद राम मेघवाल है, जिनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, यानी कि ये विभाग पूरी तरह से इनके अंडर में आता है। और इनके सहयोग के लिए एक राज्य मंत्री भी नियुक्त कर रखे हैं सांख्यिकी विभाग में ही, और वह राज्य मंत्री का दर्जा है। और श्री अशोक चांदना जो है यह आपके इसमें राज्य मंत्री का दर्जा रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपके सामान्य जानकारी जो आर्थिक समीक्षा के बारे में है, लेकिन इससे पहले आपको कुछ चीजें समझनी होगी जो समझे बिना मुझे लगता है कि जो नए स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो अपन सबसे पहले समझते हैं कुछ शब्दावली, महत्वपूर्ण शब्दावली आती है। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि बहुत जल्द जो है वो आर्थिक समीक्षा और बजट की किताब आने वाली है अपनी, और उस किताब के अंदर पीछे एमसीक्यू भी दिए जाएंगे बहुत भर भर के, तो वो एमसीक्यू निकाल लेना आप। उस एमसीक्यू से बाहर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जाएगा नहीं, लेकिन यहाँ पर जो शब्दावली बता रहा हूँ उसको और विस्तार से और अच्छे से जो है वो उस बुक के अंदर आपको मिलेगा, वो पूरा का पूरा मैटर। बहुत छोटी सी बुक होने वाली है, लगभग 40-50 पेज की, उसमें आपको सारा मैटर मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहला एक शब्द आता है जिसको बोला जाता है जीएसडीपी। कुछ चीजें हैं जो आपको समझने के लिए जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, जीएसडीपी का मतलब क्या होता है। जी फोर होता है ग्रोस, ग्रोस को हिंदी में बोला जाता है सकल। एस फोर होता है स्टेट, स्टेट का मतलब हो जाता है राज्य। डी फोर होता है डोमेस्टिक यानी कि घरेलू। और पी फोर होता है प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। इसको बोला जाता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अब इसका मतलब क्या होता है, जब आप राजस्थान को छोड़कर अगर आप भारत के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर एस नहीं आता है, वहां पर केवल एक ही शब्द आता है जीडीपी जिसको बोलते हैं। यहां पर आ रहा है जीएसडीपी, यहां पर आता है जीडीपी, वहां पर केवल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है जिसको अपन बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब जीडीपी की बात कर लो तब तो भारत की बात हो जाएगी, और जीएसडीपी की बात करेंगे तो राजस्थान की बात आ जाएगी। जीएसडीपी का मतलब क्या है, तो इसको समझ रही है केवल इतने से डायग्राम्स। मान लीजिए ये आपका राजस्थान है, अब राजस्थान ये है आपकी, ये राजस्थान की बाउंड्री है। अब जीएसडीपी की डेफिनेशन क्या निकलती है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के अंदर, याद देना है, ध्यान से देखना है, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के अंदर उत्पादित क्या चीज, कोई भी उत्पाद या फिर कोई भी सेवा, या फिर जिसको अपन बोल सकते हैं वस्तु बोल दो भले, यानी कि किसी भी क्षेत्र की या फिर किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के अंदर उत्पादित वस्तु और सेवा जो है, इसका अंतिम मूल्य क्या है, इसका अंतिम मूल्य क्या है, इस अंतिम मूल्य का योग, ये चीज क्या कहलाती है, यह कहलाती है आपके सकल राज्य घरेलू उत्पाद या फिर सकल घरेलू उत्पाद इसको कह सकते हैं। राजस्थान की जब बात करेंगे तो राजस्थान के लिए यह फिर कहलाएगी कि राजस्थान राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर उत्पादित वस्तु, जैसे कि मान लो कोई साइकिल बनी है, कोई कार बनी है राजस्थान के अंदर, या फिर कोई मान लो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ भी बनाओ, कोई टायर बना हो राजस्थान के अंदर, कोई मान लो कि छोटी सी अगर कोई मटकी भी बनी है, हर वो चीज जो कि राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर बनी है वस्तु, प्लस सेवा। सेवा का मतलब जैसे कि शिक्षा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसमें मैं आपको कोई वस्तु नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं आपकी सेवा जरूर कर रहा हूं। आप किसी होटल के अंदर जाएंगे, वहां पर आपको खाना जरूर खिलाया जाएगा, वो तो वस्तु में आ जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति आपको खिला रहा है, वहां पर जो वेटर लगा हुआ है, वो आपको सेवा दे रहा है। जैसे कि मान लो कि आप परिवहन के अंदर अगर जा रहे हैं तो वहां पर परिवहन में क्या हो रहा है, कोई चीज बन नहीं रही है, आपको बस में एक जगह से बिठा के दूसरी जगह छोड़ रहे हैं, वो भी किस में आएगा, सेवा में आएगा, तो उसके भी तो कुछ ना कुछ रुपए लगते हैं। तो कहने का मतलब उस भौगोलिक क्षेत्र में, यानी कि राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र में कोई भी उत्पादित वस्तु और जो भी सेवा है, उस सेवा का अंतिम मूल्य क्या होगा, उस अंतिम मूल्य का जो योग है वह आपके क्या कहलाता है, इस अंतिम मूल्य का योग जो है वह आपके जीएसडीपी कहलाता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अपन पकड़ना चाहे, जैसे कि वस्तु में आप पकड़ लो कि राजस्थान के अंदर 5 जो है वो क्या बनी है, साइकिल बनी है, और प्लस राजस्थान के अंदर जैसे कि आप बस के अंदर बैठ के गए हैं, या फिर ये पकड़ लीजिए कि राजस्थान में 100 रुपए की तो साइकिल बनी है, और प्लस राजस्थान के अंदर आप एक जगह से बैठकर और दूसरी जगह पर कोई बस में गए हैं, उसका आपने 50 रुपए अगर किराया दिया है तो टोटल कितना हो गया, 150 रुपए। ये 150 रुपए राजस्थान की क्या होगी, जीएसडीपी हो जाएगी।
क्योंकि इन वस्तुओं का अंतिम मूल्य जो भी है उसका टोटल अपन ने कर दिया और वो जीएसडीपी बन गया। तो जीएसडीपी कुछ नहीं है, जीएसडीपी का मतलब किसी भी, जैसे अगर राजस्थान की जीएसडीपी की बात करेंगे तो राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर उत्पादित होने वाली वस्तु और सेवाओं के जो अंतिम मूल्य है उनका योग जो है वह क्या कहलाता है, जीएसडीपी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो पहली शब्दावली आपके क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी शब्दावली आती है आपके नेट जीएसडीपी। केवल जीएसडीपी के आगे एन एक शब्द जुड़ा है और इस नेट का मतलब हो जाता है शुद्ध, और बाकी वही है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो नेट जीएसडीपी का मतलब क्या है, देखो यहां पर आपने साइकिल बनाई है फॉर एग्जांपल, लेकिन आपने साइकिल बनाई है उस कंडीशन के अंदर, मान लो आपने लोहे को जो है उसको मोड़ा है और उसको गोल लोहा बनाया है, जैसे कि मान लो साइकिल की वो आगे का हैंडल इस प्रकार का होता है, तो उसको ऐसे सीधे लोहे को ऐसे मोड़ने के अंदर भी आपने क्या की है, एनर्जी खर्च की है। आपकी मशीन जो है उसने उसको ऐसे मोड़ा है तो उसमें भी घिसावट लगी है। कहने का मतलब ये 100 रुपए जो है इसका डायरेक्टली आप ये नहीं कह सकते हो कि हमने 100 रुपए कमाए हैं। इस 100 रुपए की चीज बनाने के अंदर भी आपने कई सारी चीजें खर्च की है, जैसे कि वहां पर घिसावट, आपने मशीनों की घिसावट हुई, मजदूरी हुई, या फिर अन्य वो सारी की सारी चीजें जो कि उसको बनाने के अंदर खर्च हुई है। मान लेते हैं कि 100 रुपए की आपने साइकिल बनाई है, उसके अंदर 20 रुपए का तो खर्चा ही हो गया भाई, लोहा उसमें डाला है, जो भी खर्चा है वो सारा का सारा 20 रुपए का मान लेते हैं। अब 80 रुपए जो बचे हैं, ये 80 रुपए क्या है, ये आपके एक तरह प्रकार से क्या है, बिल्कुल शुद्ध कमाई है आपकी। इसलिए इसको पूरे 100 रुपए को तो क्या बोलेंगे अपन, जीएसडीपी बोलेंगे। लेकिन ये जो 80 रुपए है इसको क्या बोलेंगे, नेट जीएसडीपी। यानी कि इस 100 रुपए में से, या फिर उधर से अगर पकड़ेंगे तो इस 150 रुपए में से अगर मान लो आपके 50 रुपए का खर्च हुआ है, 100 रुपए आपने कमाए हैं, तो 150 रुपए तो क्या कहलाएंगे, जीएसडीपी। लेकिन इसमें 50 रुपए का मूल्य ह्रास है, यानी कि खर्चा है, घिसावट है, और ये 100 रुपए क्या बच रहे हैं पीछे अपने पास में, शुद्ध रूप से बच रहे हैं। तो इसको 100 रुपए को अपन बोलेंगे नेट जीएसडीपी, शुद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद। जबकि ये क्या है आपके, ये घिसावट है, तो ये पूरी की पूरी जीएसडीपी है। तो बात को समझना है, नेट जीएसडीपी का मतलब कुछ नहीं है, जब जीएसडीपी के अंदर से सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है इसमें से, देखिए नेट जीएसडीपी का मतलब है कि जब आप जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में से यदि अपन मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो आपके पीछे बचती है चीज वो क्या कहलाती है, नेट जीएसडीपी। यहां से एग्जांपल उठाइए, 100 रुपए मान लेते हैं, 150 रुपए मान लेते हैं राजस्थान की कमाई थी, लेकिन इस 150 रुपए को कमाने के चक्कर में राजस्थान सरकार के द्वारा 50 रुपए खर्च भी किए गए थे। जैसे मान लो कि यहाँ पर मटकी बनाई है फॉर एग्जाम्पल, आपको जो सेवा दी थी उस सेवा के अंदर बस के टायर भी घसे होंगे, उसकी वजह से वायु प्रदूषण भी हुआ होगा, वो खर्चा मान लीजिए। इधर 100 रुपए के अंदर मान लेते हैं लोहा डाला था, मजदूरी लगाई, ऊर्जा दी, या पर्यावरण का प्रदूषण हुआ, वो भी मान लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो भी है 20 रुपए है, इधर 30 रुपए है, ऑल ओवर मान लेते हैं 50 रुपए ऑल ओवर खर्चा हुआ है या फिर घिसावट हुई है, 100 रुपए के आपके पास में शुद्ध बचे हैं। तो 150 रुपए जो है वो सरकार ने कमाए थे ऑल ओवर, लेकिन उसमें से 50 रुपए सरकार ने उसको बनाने के अंदर या फिर उसको बेचने में खर्च कर दिए। तो अब पीछे कितने बचे, 100 रुपए सरकार के पास में बचे। ये 100 रुपए क्या कहलाएंगे, ये नेट जीएसडीपी होगी, ये शुद्ध रूप से राजस्थान सरकार की कमाई होगी। तो दो चीजें आपको मिलेगी आर्थिक समीक्षा के अंदर, एक मिलता है हमेशा आर्थिक समीक्षा में जीएसडीपी, और एक चीज मिलती है आपके नेट जीएसडीपी। ये दो चीजें जो है वो आपके मिलती है। अब एक अगली चीज और आती है, अब एक चीज आती है आपके स्थिर मूल्य, और एक शब्द जो है वह आता है आपका प्रचलित मूल्य। अब इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य में क्या अंतर है। मान लो जब सरकार ने ये साइकिल बनाई थी 100 रुपए की, अब अपन वापस यहाँ पर एग्जाम्पल साइकिल का ही उठाते हैं। देखिए मान लेते हैं सरकार के द्वारा 100 रुपए में साइकिल बनाई गई, ठीक है, ये साइकिल 100 रुपए की कीमत है इसकी। अब सरकार ने एक ऐसा वित्त वर्ष तय किया, जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 2011 और 12 का जो वित्त वर्ष है, इस वित्त वर्ष के अंदर यानी कि 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक, इस वित्त वर्ष में सरकार ने यह देखा कि इस साइकिल की कीमत 100 रुपए से कभी तो जा रही है 101, और कभी आ रही है 95, कभी आ रही है 98, कभी जा रही है 105, इससे ज्यादा ऊपर नीचे हो नहीं रही है। कहने का मतलब सरकार ने यह देखा
कि इतने सालों में ये एक ऐसा साल निकल कर आया है जिसमें इस साइकिल की कीमत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हुआ है और लगभग वो औसतन 100 रुपए ही रही है। यानी कि ज्यादा कीमत के अंदर उतार चढ़ाव नहीं हुआ है उस वित्त वर्ष में। इसलिए सरकार ने कहा आने वाले सालों के अंदर जब अपन कोई भी आर्थिक समीक्षा लाएंगे या फिर जब अपन सकल राज्य घरेलू उत्पाद राजस्थान का बताएंगे कि हमारे इतना हमारी जीडीपी है, तो उस कंडीशन में हम दो प्रकार से मूल्य निकालेंगे। एक मूल्य अपन कह देंगे कि भाई इस वर्ष के हिसाब से जब सबसे ज्यादा स्थिरता रही थी अर्थव्यवस्था में उसके हिसाब से मूल्य निकालेंगे, तो उसके ऊपर जीएसडीपी को हम बोलेंगे स्थिर मूल्य के ऊपर जीएसडीपी। जबकि दूसरी कंडीशन के अंदर प्रचलित मूल्य के ऊपर जीएसडीपी का मतलब है कि जिस वर्ष की आर्थिक समीक्षा निकाली गई है, जैसे कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 जो है वो कौन से वित्त वर्ष की है, 2022-23 की है। इसका मतलब यहां पर जो वित्त वर्ष है जो मूल्य आएंगे वो 22-23 के आएंगे। भाई 100 रुपए की साइकिल है, 2011-12 के अंदर ये साइकिल मान लेते हैं जैसे कि 100 रुपए की रही थी, या फिर आज उस साइकिल की मान लेते हैं जैसे कीमत 100 रुपए है। आप अभी मार्केट में जाओगे और आप बोलोगे कि मुझे एक साइकिल चाहिए, वो साइकिल आपको 100 रुपए में दे देंगे। कौन सी वाले वर्ष की बात करें, 2022-23 के अंदर फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए में आपको साइकिल मिल रही है। क्या आप आज के 10 साल पहले 2011-12 में भी अगर जाते मार्केट के अंदर और वही साइकिल अगर मानते तो क्या आपको 100 रुपए में वो मिलती, या फिर 150 रुपए में मिलती, या फिर 50 रुपए में मिलती? ये बात होते हैं कि भाई आज की कीमत से तो कीमत कम ही मिलती। कहने का मतलब उस समय जो है वो कीमतें क्या होती, कम होती। तो उस समय ये 100 रुपए तो नहीं होती, या तो 90 रुपए रहती है कि भाई 80 रुपए रहती, कम ही रहती इससे। उसका कारण क्या है, एक तो वो वर्ष पहले का था, उस समय कीमतें इतनी नहीं थी, जो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि खर्चा इतना नहीं था। दूसरी चीज ये भी आती है कि इस वित्त वर्ष के अंदर जो है वह कीमतें क्या रही थी, सबसे ज्यादा स्थिर रही थी। तो जिस वर्ष के अंदर कीमतें सबसे ज्यादा स्थिर रहती है उस वर्ष को सरकार के द्वारा स्थिर मूल्य घोषित कर दिया जाता है, आधार वर्ष उसको बोल देते हैं। और उस वर्ष के आधार पर जो है वह स्थिर मूल्य मान लेते हैं उसको कि इसमें उतार चढ़ाव सबसे कम है। तो जीडीपी या फिर नेट जीएसडीपी या फिर आपके नेट जीएसडीपी जब निकाली जाती है तो दो मूल्य के ऊपर निकाली जाती है। एक मूल्य तो वह होता है जिसमें राजस्थान के अंदर सबसे जो है वह ज्यादा स्थिरता रही हो, उसको बोल देते हैं स्थिर मूल्य। और यह राजस्थान के अंदर 2011-12 में रही थी, यानी कि स्थिर मूल्य के ऊपर राजस्थान की जीएसडीपी या नेट जीएसडीपी निकालेंगे तो वह 2011-12 के हिसाब से निकलेगी। जबकि जब प्रचलित मूल्य के ऊपर जीएसडीपी निकालेंगे तो वह 2022-23 के हिसाब से निकलेगी, जो कि आज की वित्त वर्ष की बात होगी। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य का मतलब क्या है। स्थिर का मतलब जिस वर्ष में स्थिर कीमतें रही हो, और ऐसा वर्ष राजस्थान के इतिहास में 2011-12 वर्तमान में माना हुआ है अब तक। वो पहले पुराना हुआ करता था, अभी 2011-12 माना हुआ है। और प्रचलित का मतलब जो आपके चालू वित्त वर्ष है उसके हिसाब से, तो वो वर्तमान में चल रहा 2022-23 का है, तो ये हो गया आपका प्रचलित वित्त वर्ष। ठीक है, अभी एक दो चीजें और देख लीजिए। एक चीज आएगी आपके सामने पीसीआई, जिसको बोला जाता है पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, इस चीज को भी समझ लीजिए। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या है कि भाई राजस्थान देखो, प्रति व्यक्ति आय, हर व्यक्ति के पास में कितने पैसे आ रहे हैं। भाई राजस्थान सरकार मान लो कि 100 रुपए कमा रही है फॉर एग्जाम्पल, और राजस्थान के अंदर 50 लोग हैं, तो 100 में 50 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। यानी कि एक व्यक्ति की कीमत जो है, या फिर एक व्यक्ति के पास में कितने पैसे आ रहे हैं, 2 रुपए आ रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। कहने का मतलब यहां पर राजस्थान, क्योंकि ये ओरिजिनल आय नहीं है राजस्थान की, क्योंकि इसमें खर्चा भी हो रहा है। ओरिजिनल आय कौन सी होगी, नेट जीएसडीपी वाली होगी। तो ओरिजिनल आपके आय क्या है राजस्थान की, ये है। तो ये राजस्थान के द्वारा की गई कुल क्या है, आय है, यानी कि कुल जो है वो राजस्थान की इनकम है। और राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है 2011 के हिसाब से, 685,48,437, ये क्या है राजस्थान की जनसंख्या है। तो जब राजस्थान की कुल आय, नेट जीएसडीपी जिसको अपन बोलते हैं, ये राजस्थान की कुल आय है, इसमें अगर अपन किस चीज का भाग दे देते हैं, जनसंख्या का अगर भाग दे देते हैं, तो क्या मिल जाता है आपको, प्रति व्यक्ति आय मिल जाता है, यानी कि पर कैपिटा इनकम मिल जाता है। यानी कि एक व्यक्ति के पास में कितने रुपए होंगे, जब हम राजस्थान के कुल रुपयों के अंदर किसका भाग दे देंगे, जनसंख्या का, तो एक व्यक्ति के पास कितने पैसे हैं वो आ जाएंगे। पर कैपिटा इनकम भी जो है वो दो हिसाब से निकाली जाएगी। जब आप नेट जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर लेंगे तो स्थिर मूल्य के ऊपर पर कैपिटा इनकम आएगी, और जब नेट जीएसडीपी आप प्रचलित मूल्य पर लेंगे तब आपके पास में प्रचलित मूल्य के ऊपर क्या आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। तो ये भी दो हिसाब से आ जाती है।
उसके बाद में अगली एक चीज और आती है आपके, एक चीज आती है प्राइस इंडेक्स, जिसको बोला जाता है मूल्य सूचकांक। देखिए अपने यहां पर जो है वो इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जाता है, आपको ये शब्दावली इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये शब्दावली समझ में आएगी जब ही आपको आर्थिक समीक्षा समझ में आएगी, इसलिए ये समझना ज्यादा जरूरी है। मूल्य सूचकांक या प्राइस इंडेक्स जो है वह दो प्रकार से निकाले जाते हैं, एक होता है WPI, एक होता है CPI। वैसे आगे इनको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अपन। WPI को बोला जाता है वॉल प्राइस इंडेक्स, इसको बोला जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। वॉल प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या होता है? वॉल का मतलब थोक, प्राइस इंडेक्स का मतलब मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक। जबकि CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर का मतलब उपभोक्ता, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। देखिए अगर आप किसी छोटी दुकान पर जाएंगे, आपके मोहल्ले के अंदर, आपके घर के पास में छोटी सी कोई दुकान है, अगर वहां पर जाकर अगर आप शक्कर खरीदेंगे तो आपको शक्कर जो है वो क्या भाव मिलेगी? मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपको शक्कर मिलेगी 70 रुपए किलो, 70 रुपए किलो मिल जाएगी, ठीक है, प्रति किलो के हिसाब से। लेकिन अगर वही शक्कर आप खरीदने के लिए जहां से वो दुकान वाला लेकर आ रहा है, भाई आपके घर के पास में कोई दुकान खोला है, अगर वो वहां पर उसी भाव में अगर शक्कर दे देगा जिस भाव में बड़ी दुकान पे मिल रही है, तो उसके फिर इनकम क्या हुई? तो इनकम के लिए वो उस शक्कर के ऊपर 1 2 3 रुपए जो भी कमीशन है वो तो वो खाएगा ही खाएगा। यानी कि वो शक्कर आपको छोटे स्तर पर तो क्या भाव दे रहा है? 70 रुपए किलो दे रहा है। लेकिन अगर आप आपके गांव की सबसे बड़ी दुकान पर जाएंगे जहां से ये दुकान वाला भी क्या लेके आ रहा है? शक्कर लेकर आ रहा है। अगर वहां पर जाकर अगर आप शक्कर लेंगे तो आपको उम्मीद है कि 60 रुपए किलो में या फिर 65 रुपए किलो के अंदर भी आपको वो शक्कर मिल जाएगी प्रति किलो। तो कहने का मतलब क्या हो गया? यहां पर ये शक्कर के भाव है तो वही शक्कर, लेकिन भाव में डिफरेंस आ रहा है। भाव में डिफरेंस क्यों आ रहा है? इसी चीज को बोलते हैं मूल्य सूचकांक। एक होता है WPI, वॉल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक। जहां पर वस्तुओं के थोक भाव लगते हैं उसको तो क्या बोला जाता है? थोक मूल्य सूचकांक बोला जाता है, WPI बोलते हैं। और WPI जो है वह क्या है आपके यहां पर 60 रुपए के हिसाब से मिल रही है, जबकि यहां पर उपभोक्ता के द्वारा, कहने का मतलब इतना सा समझ लीजिए, थोक का मतलब क्या हो गया? बड़े स्तर के ऊपर जहां पर वस्तुओं की खरीद फरोख्त होती है वहां पर जो मूल्य है वस्तु का वो। और दूसरी कंडीशन आती है जहां पर एक उपभोक्ता खरीद रहा है वहां पर जो है वो वस्तुओं का मूल्य क्या आ रहा है। ये दोनों की दोनों होती है WPI और CPI। यानी बड़े स्तर के ऊपर जब खरीद फरोख्त हो रही है वस्तुओं की वह कहलाती है थोक मूल्य सूचकांक, वहां पर निकाला गया मूल्य सूचकांक है थोक। और जब छोटे स्तर के ऊपर किसी उपभोक्ता के द्वारा अगर छोटे स्तर पर अगर वस्तु खरीदी और बेची जा रही है उस कंडीशन के ऊपर जो प्राइस इंडेक्स आता है वो आता है CPI। ठीक है, ये आपकी हो जाती है WPI और CPI, जो सामान्य चीजें हैं यहां से आप समझ जाते हैं। अगली एक और चीज आती है, वह आती है GVA। ये एक शब्द मिलेगा आपको इसके अंदर आर्थिक समीक्षा में। GVA का फुल फॉर्म होती है ग्रॉस वैल्यू एडेड, सकल मूल्य वर्धन या संवर्धन भी बोलते हैं इसको, सकल मूल्य वर्धन इसको बोला जाता है। GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड या फिर सकल मूल्य वर्धन। इसका मतलब क्या होता है? इसके मतलब को समझने से पहले आप इधर आइए थोड़ा सा, और आपको यह चीज समझना पड़ेगा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। देखिए अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र है यह प्रमुख रूप से जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं ये 3 ही माने जाते हैं। वैसे तो 5 होते हैं तो आजकल बताते हैं लोग, लेकिन वैसे जो है वो आपके 3 ही है प्रमुख रूप से। 5 के अंदर वही सर्विस सेक्टर के ही अगले आ जाते हैं। और इसे पहला क्षेत्र आता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा आता है आपके द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा आता है आपके तृतीयक क्षेत्र। ये अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। इन 3 क्षेत्रों का मतलब क्या है? देखो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है जहां पर कोई भी वस्तु पहली पहली बार मिली है। जैसे फॉर एग्जांपल आप गेहूं को बना नहीं सकते, आप कोयले को बना नहीं सकते, आप जो है वह जो अपना एक प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे किसी भी प्रकार का कोई भी पशु है उसका आप दूध बना नहीं सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है आप जो है वो पेड़ पौधे बना नहीं सकते। इसका मतलब क्या हो गया? जो चीज पहली पहली बार यानी कि जो प्राकृतिक रूप से चीजें मिल रही है वो सारी की सारी किस में आएगी? प्राथमिक क्षेत्र में आएगी। अब उस प्राथमिक क्षेत्र से मिली हुई चीजों से फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए जैसे कि जैसे अपन मान लेते हैं कि लोहा,
या फिर आप खनिज मान लीजिए। खनिज इस क्षेत्र में ही क्यों आएगा? क्योंकि खनिज को बनाया नहीं जा सकता। खनिज जो है वो अपन खोद के निकाल सकते हैं, वो बना बनाया पड़ा है कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर। तो खनिज जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, क्योंकि ये पहली पहली बार जो है वह अपने को मिल रहा है, ना इसको बना सकते हैं और इसको जो है वह किसी भी प्रकार से बनाया नहीं जा सकता है। ये इतना से समझ लीजिए। जब अब द्वितीय क्षेत्र का मतलब होता है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जो भी चीजें आ रही है उन चीजों को किसी ना किसी प्रकार से प्रोसेस करके और कोई नई चीज बना देना, वो आती है द्वितीय क्षेत्र पे। जैसे कि यहां पर आपको खनिज मिला है, फॉर एग्जांपल लोहा। अब उस लोहे को जो है वह आप प्रोसेस करके और उसकी कार बना दे रहे हैं। तो कार बनाना किस में आ गया? फिर वो द्वितीय क्षेत्र में। और कार बनाने का मतलब क्या हो गया? वहां पर आप अगर कोई कार बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कोई उद्योग धंधा स्थापित करके ही कार बना रहे हैं। तो वह इस खनिज का यूज करके क्या बना दिया आपने? कार बना दी। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर पहली पहली बार कोई पृथ्वी से या फिर कोई प्राकृतिक रूप से मिलता है, वह चीज आती है प्राथमिक में। और प्राथमिक का यूज करके अगर कोई चीज आप प्रोसेस करके कोई निर्माण कार्य कर देते हैं, तो वह किस में आ जाता है? आपके द्वितीयक के अंदर आ जाता है। अब प्राथमिक और द्वितीयक इन दोनों से हटके आता है तीसरा क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र में कि ना तो कोई चीज बनाई जाती है, ना ही कोई चीज मिटाई जाती है, उसमें केवल उस चीज के माध्यम से कोई सेवा दी जाती है, कोई सर्विस दी जाती है। जैसे कि यहां पर खनिज था, खनिज से कार बना दी, और उस कार के अंदर आप कार खरीद के लाए हो और बिठाकर उससे जो है वो लोगों को क्या करवा रहे हो? ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हो उनको, जैसे कि एक शहर से दूसरे शहर में ले जा रहे हो। उस स्थिति में वो चीज क्या कहलाती है? आपकी सेवा। भाई आपको मान लो कि जैसे अजमेर से आपको जयपुर जाना है, तो यहां से आपने गाड़ी बुक की, जयपुर जाके छोड़ दी, उसको आपने पैसे दे दिए। उस दौरान ना तो उसने आपको कोई खनिज दिया, ना ही उसने आपको कोई कार बना कर दी, केवल उसने क्या दी है? सेवा दी है। वो किस में आएगी? तृतीय क्षेत्र में। अब देख लीजिए मोटा मोटा प्राथमिक क्षेत्र के अंदर, जैसे कि अगर अपन बात करें कृषि की, तो कृषि जो है, कृषि के अंदर चाहे आप पशुपालन को ले लीजिए, चाहे आप फसलों को ले लीजिए, चाहे आप मत्स्य पालन को ले लीजिए, ये सारी की सारी चीजें पहली पहली बार ही बनती है, इनको कोई बनाया नहीं जा सकता, प्राकृतिक रूप से ये मिलती है। तो वो किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। प्राथमिक क्षेत्र से इसी कृषि के माध्यम से जो है वो आप कोई ना कोई चीज लेकर, और कोई उद्योग धंधा अगर आप स्थापित कर रहे हैं, कोई निर्माण कार्य कर रहे हैं, तो वह किस में आ जाता है? फिर उद्योग जो चीजें हैं वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाती है। और तीसरे के अंदर जो है वह आप क्या करते हैं? किसी ना किसी प्रकार की कोई सेवा देते हैं। इसलिए जो आपके कृषि, आपके इसके अर्थव्यवस्था के जो तीन क्षेत्र हैं, इन तीनों क्षेत्र में जो प्राथमिक क्षेत्र है, इसमें सबसे बड़ा योगदान कृषि का होता है। इसलिए प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र कह दिया जाता है। इसी प्रकार से द्वितीय क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो उद्योग का होता है, इसीलिए इसको उद्योग क्षेत्र कह देते हैं। और तीसरे के अंदर सबसे बड़ा सेवा होता है, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र कह देते हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, या फिर कृषि, उद्योग और सेवा। ये इतना सा आपको समझना है। अब इन अपने आप में, अब देखना, अब जीवीए की बात होगी, ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात होगी, मूल्य, सकल मूल्य संवर्धन की बात होगी। जीवीए का मतलब क्या होता है? कि अर्थव्यवस्था के कोई भी एक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र के द्वारा कोई भी उत्पादन, यानी कि कोई भी वस्तु या फिर कोई भी सेवा, जो भी आपके अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र के द्वारा अगर कोई वस्तु या फिर सेवा दी जा रही है, तो उस सेवा के उत्पादन का जो मूल्य है, उस मूल्य का योग जो है वह क्या कहलाता है? सकल मूल्य संवर्धन कहलाता है, जीवीए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लेते हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था है 100, उस 100 में प्राथमिक क्षेत्र से उसको मिल रहा है जैसे कि 50, या फिर प्राथमिक क्षेत्र का इतना नहीं होता है, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र से मिल रहा है 25, द्वितीय क्षेत्र से मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल 25, और तृतीय क्षेत्र से मिल रहा है 50। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जीवीए की जब अपन बात करेंगे, सकल मूल्य संवर्धन की, तो अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र का अर्थव्यवस्था के अंदर कितना योगदान आ रहा है, वह जीवीए कहलाता है। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का जो जीवीए होगा वो कितना होगा? इस 100 का 25 है, यानी कि 25% क्या हो जाएगा? जीवीए हो जाएगा। किस चीज का? इस अर्थव्यवस्था का। द्वितीय क्षेत्र का जो जीवीए होगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड, वो भी कितना होगा? 25 ही होगा, क्योंकि 25 इसमें योगदान दे रहा है। और तृतीय क्षेत्र का कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, क्योंकि इस अर्थव्यवस्था में ये 50 योगदान दे रहा है। तो जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, सकल मूल्य संवर्धन का मतलब है कि अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र के द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवा का जो भी अंतिम मूल्य है, उसका अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है, वह चीज क्या कहलाती है? आपके सकल मूल्य संवर्धन कहलाती है। ये इसमें योगदान आ जाता है।
तो ये यहाँ तक जो है वो अपन ने सामान्य चीजें पढ़ी है। जीएसडीपी क्या है, नेट जीएसडीपी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, सकल आपके स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य, पर कैपिटा इनकम क्या है, उसके बाद में अपन ने जो है वो प्राइस इंडेक्स पढ़ा है, ग्रॉस वैल्यू एडेड पढ़ी है, उसके बाद में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़े हैं। अब इसके बाद में मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आर्थिक समीक्षा को पढ़ने में, ये बिल्कुल सामान्य चीजें हैं। देखिए, हो सकता है ये आपको बिल्कुल क्लियर ना दिखे, पहली ये समस्या हो सकती है, तो इसके लिए आप छोटा सा एक काम कर लीजिए। आपकी जो मोबाइल के अंदर जो एक प्रकार से अपन कहते हैं कि क्वालिटी जो है वो बढ़ा लीजिए। 360 की जगह पर आप थोड़े समय के लिए 720 कर सकते हैं, केवल इन 2 टेबल के लिए, क्योंकि ये इस टेबल के अंदर से बताना काफ़ी अच्छा रहता है, बहुत शानदार तरीके से इसमें बताया गया है, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। फिर भी अगर आपको समस्या आ रही है तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा और भी क्लियर। देखिए, यहाँ पर आपके सामने ये पॉइंट लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट है, ये पॉइंट का मतलब अब आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। पहला पॉइंट क्या है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद आपके सामने लिखा हुआ है। अगर आपको यह दिखाई नहीं दे रहा है तो यहां से देख लीजिए, वैसे आप क्वालिटी उसकी बढ़ा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो है वह अपने को बोल रहा है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ये किस चीज की बात कर रहा है, जीएसडीपी की बात कर रहा है। और मैंने कहा है कि चाहे जीएसडीपी हो, चाहे आपके जीवीए हो, चाहे नेट जीएसडीपी हो, चाहे पर कैपिटा इनकम हो, हर चीज 2 चीजों पर निकलती है, 2 मूल्य पर निकलती है, जिसमें से एक तो होता है स्थिर मूल्य और एक होता है प्रचलित मूल्य। इन दोनों मूल्य के ऊपर निकलती है। स्थिर 2011-12 वर्तमान में तय कर रखा है, और प्रचलित का मतलब जिस वित्त वर्ष में अपन चल रहे हैं, जिसको चालू वित्त वर्ष भी कहा जाता है। तो स्थिर और प्रचलित 2 आपके अलग अलग मूल्य निकाले जाएंगे। तो देखिए, यहां से आप सकल राज्य घरेलू उत्पाद इकाई दे रखी है करोड़ रुपए में, कि भाई कितने करोड़ रुपए की राजस्थान में जीएसडीपी है। 2018-19 की है, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23। 2022-23 केवल आपको क्या याद करना है, आपको केवल जो है वो यही चीज याद करनी है कि हमारे 2022-23 की जो है वह क्या है, केवल यही आंकड़े याद करने हैं। ये बाकी वाले आंकड़े आपको कोई याद नहीं करने हैं, पहले ही बोल रहा हूं, इसको मैं वैसे हटा देता हूं। बाकी 2022-23 वाले ही आपको याद करने हैं, इसके अलावा कोई से ही याद नहीं करने। यहां पर आपको इकाई लिखी हुई है, ये ध्यान रखना है, और जो इंपॉर्टेंट होगा वहां पर मैं स्टार लगा दूंगा हमेशा की जैसे। देखिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी जो है वह राजस्थान का कितना है 2022-23 की अगर अपन बात करें तो देखिए 7,99,449 करोड़ रुपए जो है वह राजस्थान की क्या है, अर्थव्यवस्था है, जीएसडीपी है। किस मूल्य के ऊपर है, स्थिर मूल्य पर। यहां पर आप ध्यान दीजिए, ऊपर लिखा हुआ है स्थिर मूल्य, नीचे है प्रचलित मूल्य, और इधर भी जो है वह आपके ऊपर क्या है, स्थिर मूल्य, नीचे क्या है, प्रचलित। अब मैंने कहा था आपको कि 2011 में अगर आप साइकिल खरीदेंगे तो उसका मूल्य 100 रुपए नहीं होगा, 70-80 रुपए हो सकता है, और आज की तारीख में खरीदेंगे तो 100 रुपए होगी, यानी कि ज्यादा होगी। तो स्थिर मूल्य के हिसाब से अगर आप कीमतें निकालोगे तो हमेशा कम मिलेगी, और प्रचलित के ऊपर जाओगे तो हमेशा ज्यादा रहेगी। तो यहां पर देख लीजिए, स्थिर मूल्य के हिसाब से जो राजस्थान की जीएसडीपी है वह है 7,99,449 करोड़ रुपए, यानी कि 7.99 लाख करोड़ रुपए। इसको मोटा मोटा आप याद रख सकते हैं। जबकि प्रचलित के ऊपर इस 7 का दुगुना कर दो, 7 दूने 14 हो जाती है, 14,13,620 करोड़ रुपए जो है वह राजस्थान की क्या है, जीएसडीपी है प्रचलित के ऊपर। तो यहां से आपको 2 चीजें मिल गई, कौन कौन सी। एक चीज तो आपको याद रखनी है कि 7.99 लाख करोड़ रुपए, ये तो क्या है, आपके स्थिर मूल्य के ऊपर जीएसडीपी है। जबकि दूसरी आपको याद रखनी है 7 दूने 14, याद रख लो, 7 दूने 14, 14.13, 14.13 लाख करोड़ रुपए जो है वह आपके प्रचलित मूल्य के ऊपर क्या है, जीएसडीपी है। ये दोनों की दोनों चीजें आपको यहां से याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछी जाती है। ठीक है, 7.99 लाख करोड़ है स्थिर के ऊपर जीएसडीपी, प्रचलित के ऊपर है 7 दूने 14, मोटा मोटा 14 याद रह जाएगा तो भी आंसर मिल जाएगा, 14.13 लाख करोड़ रुपए। दूसरी चीज आती है आपके सामने। अब देखिए, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा है, जीएसडीपी पढ़ा है, यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद पढ़ा है। और इस सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बाद में देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। दूसरे पॉइंट में है सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अंदर वृद्धि। इस शब्द का मतलब क्या होता है भाई, जीएसडीपी के अंदर वृद्धि का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2021-22 के अंदर जो हमारी जीएसडीपी थी, इससे 2022-23 के अंदर जब जीएसडीपी गई है तो उस दौरान कितनी वृद्धि हुई है। जैसे कि वृद्धि की जगह पे कमी भी हो सकती है, कोरोना काल में कमी भी हुई थी। जैसे देखिए 7,38,000 से 7,99,000 हो रही है, इसका मतलब वृद्धि हुई है।
और ये वृद्धि कितनी हुई है, देखिए ये ऊपर ऊपर वाले किस चीज के हैं, स्थिर कीमतों के हैं, नीचे नीचे वाले किस चीज के हैं, प्रचलित कीमतों के हैं। यहां पर ये आपके सामने जो लिखा हुआ है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि, और ये वृद्धि यहां पर लिखी हुई ये रही 2022-23 की, और ऊपर वाली कौन सी होगी, स्थिर मूल्य की, नीचे कौन सी होगी, प्रचलित मूल्य की। तो स्थिर मूल्य के अंदर जीएसडीपी 7,38,000 से 7,99,000 हो रही है, यानी कि 38,000 से 99,000 हो रही है। इसका मतलब इसमें 8.19% की क्या है, वृद्धि है, प्लस के अंदर है, क्योंकि 38 से 99 हो रहा है। इसी प्रकार से प्रचलित कीमतों के हिसाब से अगर आप देखना चाहो तो 2021-22 में प्रचलित कीमतों के ऊपर जीएसडीपी थी 12,18,193, जो कि 2022-23 में बढ़कर हो रही है 14,13,620। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया, 12 लाख से 14 लाख हो रही है, यानी कि वृद्धि हो रही है। और ये वृद्धि प्रचलित के ऊपर हो रही है, तो यहां पर नीचे की तरफ प्रचलित वाला लिखा हुआ है, और प्रचलित के ऊपर कितना है, 16.04%। ये क्या है, प्रचलित कीमतों के ऊपर जीएसडीपी के अंदर वृद्धि है। तो बात को समझ गए यहां पर, तो इस चीज को आपको इंपॉर्टेंट रूप से लिख लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक और चीज जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, ये तो क्या है, आपके फर्स्ट पॉइंट तो है जीएसडीपी क्या है, और दूसरा पॉइंट जो है ये अपने को क्या कह रहा है, जीएसडीपी में वृद्धि, जीएसडीपी के अंदर वृद्धि। तो यहां पर देखिए मैं आपके सामने और लिख देता हूं, 8.19% जो है यह तो कौन से कीमत पर हो जाएगी, स्थिर के ऊपर हो जाएगी, जबकि 16.04 जो प्रतिशत है यह किसके ऊपर हो जाएगी, आपके प्रचलित के ऊपर वृद्धि हो जाएगी। इस चीज को आपको समझना है। तो जैसे कि वापस देख लीजिए एक बार, जीएसडीपी स्थिर के ऊपर है 7.99 लाख करोड़, प्रचलित के ऊपर है 14.13 लाख करोड़, वहीं स्थिर के ऊपर वृद्धि जो है वह कितनी है, 8.19% है, और प्रचलित के ऊपर वृद्धि जो है वो 16.04 है। यहां पर देखिए स्थिर के ऊपर जीएसडीपी है 7, प्रचलित के ऊपर है 7 दूनी 14, स्थिर के ऊपर जीएसडीपी में वृद्धि है 8 और प्रचलित के ऊपर है 8 दूनी 16। याद रख सकते हो, 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए छोटी मोटी ट्रिक अगर आएगी तो मैं बताता रहूंगा। अब देखिए तीसरी चीज आती है आपके सामने, और मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरी चीज आपके सामने लिखी हुई है, सकल राज्य मूल्य वर्धन। ये वही है जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडेड, जिसको अपन स्टेट के लिए बोल देते हैं ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, यानी कि सकल राज्य मूल्य वर्धन। और ये सकल राज्य मूल्य वर्धन क्या था, कि किसी भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के द्वारा अर्थव्यवस्था के अंदर दिया गया योगदान, अब वो वस्तु से हो चाहे सेवा से हो, वो कितना है, वही आपके सकल राज्य मूल्य वर्धन कहलाता है। और ये अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र अपने पढ़े थे, प्राथमिक क्षेत्र जिसको कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र जिसको उद्योग क्षेत्र कहते हैं, और तृतीय क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। अब इसमें दोनों मूल्य के हिसाब से निकाला जाएगा कि भाई वो अर्थव्यवस्था के अंदर योगदान तो दे रहे हैं ये तीनों क्षेत्र, लेकिन क्या ये स्थिर के हिसाब से दे रहे हैं या फिर क्या ये प्रचलित के हिसाब से दे रहे हैं। तो एक तरफ आपको पढ़ना होगा तीसरे पॉइंट में स्थिर कीमतों के ऊपर क्षेत्रवार योगदान सकल राज्य मूल्य वर्धन में कितना है तीनों क्षेत्र का, और दूसरा आपको पढ़ना होगा प्रचलित कीमतों के ऊपर तीनों क्षेत्रों का सकल राज्य मूल्य वर्धन कितना है। तो पहला अपना तीसरा पॉइंट देखते हैं, सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर कीमतों के ऊपर। जब इस पॉइंट के अंदर आप जाएंगे, देखिए प्रतिशत लिखा हुआ है और ये चीज प्रतिशत में है। जब अपन बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान अगर 100 रुपए कमा रहा है स्थिर कीमतों के हिसाब से, ये वाला हिस्सा आएगा। अब ये जो 7,99,449 है ना, ये राजस्थान की क्या है, स्थिर कीमतों के ऊपर कमाई है। ये स्थिर कीमतों के ऊपर कमाई है, ये क्या है, स्थिर कीमतों के ऊपर तीनों अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का योगदान है। इन तीनों को आप जोड़ेंगे ना तो 100% निकल कर आएगा। इसका मतलब 100% को जब आप तोड़ोगे तो सबसे ऊपर कौन सा क्षेत्र लिखा हुआ है, कृषि, फिर उद्योग, फिर सेवा। और अगर आप इधर देखेंगे कृषि, उद्योग और सेवा, यानी कि स्थिर कीमतों के ऊपर जीएसडीपी के अंदर कितना योगदान है कृषि क्षेत्र का, 28.50। प्रचलित अपने स्थिर कीमतों के ऊपर उद्योग क्षेत्र का कितना है, 27.76, और सेवा क्षेत्र का कितना है, 43.74। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रचलित कीमतों के ऊपर कृषि, उद्योग और सेवा। प्रचलित के ऊपर आएंगे, देखिए 28.50 से 28.95 हो रहा है स्थिर से प्रचलित पे जाते ही। स्थिर का मतलब है 2011-12 के हिसाब से, और प्रचलित का मतलब है 2022-23 के हिसाब से। तो ये जो वित्त वर्ष है ये लगभग क्या है, स्टेबल है। और आप देखेंगे तो तीनों के अंदर कोई इतना बदलाव नहीं आया है। जहां पहले भी 28% ही था योगदान कृषि का सेवा अपने स्थिर कीमतों के ऊपर, वही स्थिर अपने प्रचलित कीमतों के ऊपर भी वही योगदान है कृषि का, 28% ही। 27% स्थिर के ऊपर उद्योग का था, तो 27% ही प्रचलित के ऊपर उद्योग का है।
और सेवा क्षेत्र की तो खास बात यह है कि पॉइंट भी चेंज नहीं हुआ है, यानी कि स्थिर कीमतों के ऊपर सेवा क्षेत्र का जीवीए जो है वह 43.74 था और प्रचलित के ऊपर भी 43.74 ही है। अब तो याद करना भी बहुत आसान हो गया। देखो 28, 27, 43, 28, 27, 43, यानी कि दोनों ही कंडीशन के अंदर ये चेंज नहीं हो रहे हैं, यानी कि यहां पर भी 28 है, यहां पर 27 है, यहां पर 43 है। स्थिर कीमतों के ऊपर तीनों क्षेत्र का ये योगदान है और प्रचलित के ऊपर भी 28, 27 और 43 है। लेकिन एक खास बात तो यह देखने को मिली कि स्थिर और प्रचलित दोनों के ऊपर ही सेवा क्षेत्र का तो ये पॉइंट भी चेंज नहीं हुआ है, यानी कि 43.74% ही है, चाहे स्थिर की बात करो चाहे प्रचलित की बात करो। और स्थिर और प्रचलित मतलब तीनों के अंदर ये आगे वाले हिस्से तो वैसे ही चेंज नहीं हो, पीछे वाला थोड़ा बहुत हुआ है। पीछे वाला थोड़ा बहुत ये हुआ है कि कृषि क्षेत्र में 28.50 था, ये प्रचलित के ऊपर 28.95 हो गया। अब जब ये तो स्थिर है दोनों जगह पर ही, इसका थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया है, तो इसका मतलब इसका कम हो जाएगा। तो ये 27.76 था ना, ये कम होकर 27.31 हो गया। ये सारे के सारे क्या है आपके प्रतिशत में है। कहने का मतलब समझ रहे हो बहुत बात को अच्छे से कि ये क्या है, जीवीए है और जीवीए जो है वो तीनों क्षेत्र का है, यानी कि इस स्थिर कीमतों के हिसाब से जो है 7.99 लाख के अंदर 28% है कृषि, 27 है आपके उद्योग, 43 है आपके सेवा क्षेत्र। इस 14.13 लाख जो प्रचलित मूल्य के हिसाब से, इस प्रचलित मूल्य के हिसाब से जो है वो 28 किसका योगदान है, कृषि का, 27 किसका है, उद्योग का, 43 किसका है, सेवा का। और ये तो बिल्कुल सेम ही है, पीछे वाला थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये आप मोटा मोटा याद रख लीजिए। ये दोनों के दोनों पॉइंट ही आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के दोनों क्या है, जीवीए है, ग्रोस, या फिर इसको ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड बोल सकते हो, जीएसवीए बोल सकते हो, इसको भी जीएसवीए बोल सकते हो। ये किस कौन सी कीमत के ऊपर है, ये आपके जो है आपके, ये तो है आपके स्थिर कीमतों के ऊपर और ये जो है आपके प्रचलित के ऊपर है। ठीक है, अब अगली चीज आती है आपके शुद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद। देखिए अगली चीज कौन सी है, अभी तक अपन ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद किया है, पॉइंट देख लो भले एक बार, सकल राज्य घरेलू उत्पाद किया है यानी कि जीएसडीपी की है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि देखी है यानी कि जीएसडीपी में वृद्धि देखी है। उसके बाद में अपन ने देखा है सकल राज्य मूल्यवर्धन, जीवीए देखा है स्थिर कीमतों के ऊपर और प्रचलित कीमतों के ऊपर। अब अपन क्या देखने जा रहे हैं, अब अपन देखने जा रहे हैं यहाँ पर शुद्ध राज्य सकल घरेलू उत्पाद, जो अपन ने बात की थी नेट जीएसडीपी, यानी कि शुद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसके अंदर क्या होता है, कैसे निकलता है नेट जीएसडीपी। नेट जीएसडीपी का मतलब क्या है, इस सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि ये जो है ना सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इसमें से अगर मूल्य ह्रास जो भी घिसावट है अगर वो हटा देते हैं तो पीछे बचा हुआ जो मूल्य है वो कौन सा निकल कर आता है, शुद्ध राज्य सकल घरेलू उत्पाद निकल कर आता है। और मैंने उस समय भी कहा था कि नेट जीएसडीपी भी दोनों मूल्य पर निकलेगी, स्थिर मूल्य पर भी निकलेगी और प्रचलित मूल्य के ऊपर भी निकलेगी आपके नेट जीएसडीपी। तो निकाल लीजिए, नेट जीएसडीपी जो है यह हमेशा क्या होगी, इस जीएसडीपी से कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें से मूल्य ह्रास घटा रहे हैं। तो जहां पर स्थिर और प्रचलित के ऊपर आपके जीएसडीपी है, वहीं पर ही अपन क्या निकालेंगे, स्थिर और प्रचलित के ऊपर नेट जीएसडीपी निकालेंगे। इधर आ जाइए, देखिए यहां पर देखिए, जहां ये आपके जीएसडीपी 7,99,000 हुआ करती थी जीएसडीपी, वहीं इसमें से जब मूल्य ह्रास घटाकर नेट जीएसडीपी निकालते हैं तो ये 7,99,000 की जगह पर कितनी सी रह जाती है, 6,94,000 रह जाती है। लगभग 1 लाख करोड़ का क्या हो जाता है, यहां पर अंतर आ जाता है। तो नेट जीएसडीपी स्थिर मूल्य के ऊपर कितनी है, 6,94,771। वहीं प्रचलित मूल्य के ऊपर जहां जीएसडीपी 14,13,620 करोड़ रुपए थी, जो कि अपने क्या है प्रचलित मूल्य पर जीएसडीपी है। जैसे ही इसमें से मूल्य ह्रास घटाकर नेट जीएसडीपी निकालते हैं प्रचलित मूल्य के ऊपर, तो 14,13,000 की जगह पर 12,59,000 हो जाती है। तो इसमें से भी मूल्य ह्रास घटते ही आ गया। तो यह आपको मोटा मोटा याद रख लेना है, अगर याद रह जाए तो, कि एक तो आपको याद क्या रखना है कि भाई साहब 6.94 लाख करोड़, ये तो अपना क्या है लाख करोड़ रुपए, और दूसरा प्रचलित मूल्य के ऊपर नेट जीएसडीपी कितनी है, 12.59 लाख करोड़ रुपए। ये अपनी क्या हो जाएगी, नेट जीएसडीपी आ जाएगी। एक स्थिर मूल्य पर है और एक प्रचलित मूल्य के ऊपर है। अभी अपनी लास्ट चीज आती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, शुद्ध वाली भी याद रखनी है। वैसे इतनी ज्यादा शुद्ध वाली नहीं पूछते हैं, सकल वाली ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है ना, सकल वाली ज्यादा पूछते हैं, शुद्ध वाली इतनी नहीं पूछते। अब लास्ट पॉइंट देखिए, शुद्ध राज्य सकल घरेलू उत्पाद के बाद लास्ट पॉइंट आता है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम कैसे निकलती है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या है कि जब हम किसका किस में भाग दे देते हैं, यहां पर आइए वापिस एक बार देख लीजिए, पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या है, ये रहा
पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या है, जब नेट जीएसडीपी के अंदर जनसंख्या का भाग देते हैं तो एक व्यक्ति की आय कितनी है वो निकल कर आती है। तो यहां पर अपने को भाग देना है, देख लीजिए अभी भाग दे देते हैं 1 मिनट के अंदर। देखिए अब मैंने वहां पे भी बताया था कि पर कैपिटा इनकम भी दो प्रकार से निकलेगी, स्थिर मूल्य पर भी निकलेगी और प्रचलित पर भी निकलेगी। भाई जनसंख्या तो वो की वही है, 68548 है, जनसंख्या चेंज नहीं हो रही है, तो फिर चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर, नेट जीएसडीपी हो रही है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम बराबर होता है नेट जीएसडीपी बटे हुए जनसंख्या। तो जनसंख्या तो वो की वही है, नेट जीएसडीपी चेंज हो रही है। कैसे हो रही है, क्योंकि नेट जीएसडीपी एक बार स्थिर पर निकाल रहे हैं, एक बार प्रचलित पर निकाल रहे हैं। तो जब नेट जीएसडीपी स्थिर के ऊपर लेंगे तब तो स्थिर के ऊपर प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी, और जब नेट जीएसडीपी प्रचलित मूल्य पर लेंगे तब प्रचलित मूल्य के ऊपर प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। तो कहने का मतलब यहां पर देखिए, जब अपन ये वाली आय लेंगे, जब नेट जीएसडीपी स्थिर मूल्य की लेंगे और इसमें अगर जनसंख्या का भाग देंगे तो 86,134 रुपए एक व्यक्ति के निकल कर आएंगे स्थिर मूल्य के हिसाब से इनकम। यानी कि आपकी इनकम एक साल के अंदर कितनी है, 86,134 रुपए है। किस हिसाब से, 2011-12 के स्थिर मूल्य के हिसाब से। और जब अपन इस प्रचलित मूल्य की बात करेंगे तब आपकी जो इनकम है वो निकल कर आएगी 1,56,149 रुपए। कहने का मतलब क्या है, यहां पर बात को समझना है गहराई से। कहने का मतलब यह है कि आपकी जो इनकम है वह 86,134 रुपए आएगी। किस प्रकार से आएगी, जब आपके मूल्य लिए जाएं स्थिर वाले नेट जीएसडीपी में, और आपकी जो इनकम है यह आ जाती है 1,56,149 रुपए। किस हिसाब से निकल कर आएंगे, जब आपकी इनकम जो है वह कौन सी ले ली जाती है, प्रचलित वाली। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय का पूछा जाता है। मोटा मोटा याद रख लेना है कि 86,000 जो है वो तो हमारी क्या है, स्थिर कीमतों के हिसाब से आई है, और जबकि प्रचलित कीमतों के हिसाब से कितनी आई है तो 1,56,000 है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सेकंड ऑप्शन के अंदर आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जीवीए का पूछा जाता है कि कितना क्या योगदान है कृषि उद्योग और सेवा का, वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद में आपको वृद्धि दर पूछी जाती है, जीएसडीपी के अंदर कितनी वृद्धि दर है वो याद रखना है, और लास्ट में आपको ये ध्यान रखना है। तो एक बार देख लीजिए, इसका रिवीजन देख लीजिए फटाफट। सबसे पहले अगर अपन ने बात की है तो सबसे पहले अपन ने देखा है जीएसडीपी। देखिए ये तो आपको वैसे दिखाई दे रहा है, जीएसडीपी के अंदर अपन बात करें स्थिर के ऊपर है 7.99 लाख करोड़, इसका जस्ट डबल कर दो, 7 दूनी 14.13 लाख करोड़ हो जाएगी प्रचलित के ऊपर जीएसडीपी। फिर जीएसडीपी के अंदर वृद्धि की बात करेंगे तो जीएसडीपी के अंदर स्थिर के ऊपर वृद्धि है 8.19%, और जस्ट इस 8 का डबल कर दो, 8 दूनी 16.04 हो जाएगा प्रचलित के ऊपर। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। फिर आता है जीएसवीए यानी कि ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, उसके अंदर यानी कि इस स्थिर मूल्य के हिसाब से कितना योगदान है तीनों क्षेत्रों का, और प्रचलित के हिसाब से तीनों क्षेत्रों का कितना योगदान है। एक चीज कॉमन मिलेगी, 28, 27, 43 है, यहाँ पर भी 28, 27, 43 है, कोई चेंजेज नहीं है। यहाँ पर सेवा क्षेत्र का तो एज इट इज ही है, 0.74 का 0.74 ही है। कृषि क्षेत्र के अंदर 50 से 95 हुआ है, तो आपके उद्योग क्षेत्र के अंदर 76 से 31 हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, वो आप याद रख लेना। उसके बाद में नेट जीएसडीपी की बात की थी, नेट के अंदर 6.94 लाख करोड़ है स्थिर के ऊपर, और प्रचलित के ऊपर है आपके 12.59 लाख करोड़। और लास्ट जो इसमें से आता है इस स्लाइड में से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वह आता है प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, जो कि स्थिर के हिसाब से तो है आपकी 86,134 रुपए है प्रति व्यक्ति के हिसाब से स्थिर मूल्य पर, और प्रचलित के ऊपर है 1,56,149 रुपए। यह आपको इसमें से याद रखना है। अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, इसमें से ज्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि आपको दिया हुआ है सकल स्थायी पूंजी निर्माण प्रचलित मूल्य के ऊपर कितना है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। कृषि उत्पादन सूचकांक, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आपको नहीं पूछा जाएगा। बस एक चीज आपको इसमें से याद रखनी है कि राजस्थान के अंदर कृषि उत्पादन जो सूचकांक है इसका आधार वर्ष क्या है, ये पूछा जा सकता है। कृषि उत्पादन सूचकांक जो है इसका आधार वर्ष क्या है, यह आपको पूछा जा सकता है। यह आपको जरूर याद रखना है कि यह 2005-6 से 2007-8 है। ये एक बेस ईयर जो है, ये आधार वर्ष जो है, ये आपको पूछा जा सकता है कृषि उत्पादन सूचकांक का। एक तो ये याद रखना है, एक आपको यहां पर दिया हुआ है जैसे कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ये भी आपको ये नहीं पूछा जाता, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक याद नहीं करना है, लेकिन इसका आधार वर्ष जरूर याद रखना है, क्योंकि औद्योगिक उत्पादन जो सूचकांक है इसका आधार वर्ष वही है जो राजस्थान के अंदर आधार वर्ष माना गया है अर्थव्यवस्था का। 2011-12 इसका आ जाता है किस चीज का, औद्योगिक का।
तो 2 का आपको याद रखना है। कृषि वर्ष का जो है स्थिर कृषि जो है इसका आधार वर्ष तो क्या है 2005-6 से 2007-8 है, जबकि औद्योगिक का कितना है 2011-12 है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब उसके बीच में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वापस, कुल खाद्यान्न उत्पादन। जब अपन राजस्थान ज्योग्राफी, मान लो आपके राजस्थान करंट अफेयर्स नहीं है टॉपिक के अंदर, कहीं पे भी इकोनॉमिक्स भी नहीं है, अगर आपके ज्योग्राफी है उसके अंदर अगर कृषि का टॉपिक दिया हुआ है तो वहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुल खाद्यान्न उत्पादन। जैसे नवी अभी जो रीट वाला एग्जाम है 3rd ग्रेड वाला, उसमें चूंकि यहां से क्वेश्चन इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि उसके अंदर जो है वो पुराने वाले जो आर्थिक समीक्षा है 2021-22 वाली, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आने आने वाले जो भी एग्जाम है अब फरवरी के बाद में, उन सभी के लिए यह वाला जो उत्पादन आपका है टोटल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां से अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए कुल खाद्यान्न उत्पादन का मतलब क्या है कि राजस्थान के अंदर जो खाद्यान्न उत्पादन है टोटल, यहां से आप देखिए लाख मेट्रिक टन के अंदर इसको नापा जाता है। भारत के हिसाब से जो है मिलियन मेट्रिक टन में मापते हैं। राजस्थान के अंदर 2022-23 के अंदर कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है वह 253.99 लाख मेट्रिक टन है। कितना है 253, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, 253.99 लाख मेट्रिक टन। ये राजस्थान के अंदर खाद्यान्न उत्पादन है। 253 लाख मेट्रिक टन क्या है खाद्यान्न उत्पादन है 2022-23 के अकॉर्डिंग, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद में एक और क्वेश्चन यहां से बनता है, वो बनता है आपके अधिष्ठापित जो आपके ऊर्जा है, एनर्जी है। देखिए उसके बीच में एक थोक मूल्य सूचकांक दिया हुआ है, जो अपन ने बात की थी WPI की, वर्ल्ड प्राइस इंडेक्स, जिसका आधार वर्ष 1999-2000 है। क्योंकि इसको अपन आगे डिस्कशन करेंगे, बाकी इसके सूचकांक कभी पूछे नहीं जाते हैं। केवल एक चीज आप इसमें ध्यान रख सकते हैं, जो प्रतिशत परिवर्तन कितना है वो वैसे आगे आएगा डिटेल में, तो वहां पे देख लेंगे, यहां से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अधिष्ठापित क्षमता जो ऊर्जा की होती है, बेसिकली आपके अगर ज्योग्राफी के अंदर एनर्जी का टॉपिक लिखा हुआ है, ऊर्जा का टॉपिक लिखा हुआ है, तो वहां पर एक क्वेश्चन बनता है आर्थिक समीक्षा से, और वह पूछते हैं कि राजस्थान के अंदर कुल ऊर्जा का उत्पादन कितना है। जब अपन ने पिछली बार आर्थिक समीक्षा पढ़ी थी तब मैंने बताया था कि आपको 2-3 उसके बाद में 3-2-1 ये याद रखना था, यानी कि 23,321 जो है वो मेगावाट जो है वो राजस्थान में विद्युत का उत्पादन था पिछली वाली आर्थिक समीक्षा के हिसाब से। अब वो वाला आपको याद नहीं रखना है, अब नई यहाँ पर आर्थिक समीक्षा के हिसाब से आपको याद रखना है। क्या याद रखना है एक बार देख लीजिए, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो एक बार आप जो है वो क्वालिटी बढ़ा लीजिए और अच्छे से दिखेगा। देखिए अधिष्ठापित जो क्षमता है ऊर्जा की वह कितनी दी हुई है 23487। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखिए 2 के बाद में 3 के बाद में 4 को 2 से गुणा करो 8 के बाद में 1 कम कर दो 7, यानी कि 23,487 हो गई। जहां पर पहले 23,321 हुआ करती थी वह बढ़कर अब कितनी हो गई है 23,487 हो गई है। 2 3 4 4 दूने 8 8 माइनस 1 7, 2 3 4 4 दूनी 8 8 माइनस 1 7, यानी कि 23487, या फिर मोटा मोटा याद रखो तो 23,487 मेगावाट के अंदर है ये, जो भी आपके ऊर्जा की यूनिट होती है मेगावाट, उसके अंदर इसको मापा जा रहा है। उसके बाद में लास्ट आ रहा है जो आपके वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वाणिज्यिक बैंक साख कितनी है, यानी कि सितंबर 2022 तक राजस्थान के बैंकों में कितने रुपए पड़े हैं, तो करोड़ रुपए हैं ये लगभग है आपके, अगर आप देखें मोटा मोटा तो 4,41,000 करोड़ रुपए जो है वह राजस्थान की बैंकों के अंदर पड़े हैं, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पर निकाल के आपके लिख दी है, आपको याद भी करवा दिया है, मोटा मोटा याद रख सकते हैं भाई। GSDP है 7 लाख करोड़ स्थिर के ऊपर है, 7 दूनी 14 लाख करोड़ के आसपास जो है वो प्रचलित पर है। जब अपन वर्दी की बात करें तो 8% के आसपास जो है वो स्थिर के ऊपर वर्दी है, 8 दूनी 16 लाख के हिसाब से वो प्रचलित के ऊपर वर्दी है। जब अपन बात करते हैं किस चीज की, GSVA की, आपके ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड की, तो उसके अंदर 28 27 आपके 43, 28 27 43 बिल्कुल एज इट इज है, कोई चेंजेज ही नहीं है, इतना मोटा मोटा याद रख लेना है। 0.50 कृषि के अंदर है, 0.95 कृषि में प्रचलित में हो जाता है, तो इधर 76 से 31 हो जाएगा। बाकी आपके 6 लाख करोड़ के आसपास नेट GSDP स्थिर पर, 6 दूनी 12 लाख करोड़ के आसपास जो है वो प्रचलित के ऊपर हो जाएगी। 86,134 जो है वो स्थिर के ऊपर प्रति व्यक्ति आई है, जबकि 156 जो है 156,149 जो है, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो 156,149, यानी कि 156 में से अगर आप 7 घटा दोगे तो कितने आ जाएंगे 149, तो 156,149 ऐसे भी याद रख लो, या फिर ऐसे याद रख लो 86,134 जो है वो स्थिर के ऊपर है, और अगर इधर देखें तो 156,149 जो है वह आपके प्रचलित के ऊपर पर कैपिटा इनकम आ जाएगी।
उसके बाद में आपको याद रखना है उत्पादन 253 लाख मेट्रिक टन जो है वो उत्पादन है, 253 लाख मेट्रिक टन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और उसके बाद में ऊर्जा उत्पादन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड में से क्वेश्चन कि कुल उत्पादन कितना है खाद्यान्न का 253.99 लाख मेट्रिक टन, और कुल ऊर्जा का उत्पादन कितना है 23487, 2 3 4 4 दूनी 8, 8 - 1 7, तो 23,487 ये आ जाता है। अब आपके सामने कुछ चार्ट दिए गए हैं जिसके अंदर जो अभी तक अपन ने टेबल में पढ़ा है सारी की सारी चीजें वो और अच्छे से यहाँ पर समझाई गई है, ये मेरे हिसाब से आपको समझना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको दिया हुआ है सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं वृद्धि स्थिर मूल्य के ऊपर, यानी कि क्या क्या दिया हुआ है, GSDP दे रखा है, और प्लस के अंदर उसके अंदर जो वृद्धि है वो दे रखी है, वृद्धि भी दे रखी है। कहने का मतलब जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट था, यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है इन दोनों को एक ही चार्ट के अंदर समझा दिया है। देखिए कैसे, जब अपन बात किस चीज की कर रहे हैं, GSDP की अगर अपन बात करें तो GSDP देखिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद इस रेड वाले में दिखाया गया है, इस रेड वाले में ये रहा सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अभी अभी अपन ने देखा था स्थिर कीमतों के हिसाब से 7,99,449 करोड़ रुपए जो है वह राजस्थान की स्थिर कीमतों के ऊपर GSDP है, यानी कि 7.99 लाख करोड़, ये 7.99 लाख करोड़। और स्थिर के हिसाब से जो वृद्धि दर थी वो कितनी थी, 8 के आसपास थी, तो ये यहां पर लिखी हुई 8.19% जो है वो आपके वृद्धि है। जब स्थिर से हम किस पर चले जाते हैं, प्रचलित मूल्य के ऊपर जब सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP और उसकी वृद्धि दर की बात करेंगे तो ये GSDP आपको दिखाई गई है प्रचलित के ऊपर, और ये उसकी वृद्धि दर है। देखिए 2022-23 के हिसाब से 14.13 लाख करोड़ अपन ने पढ़ा था भाई, इधर तो क्या था 7.99 7 लाख करोड़, और उधर 7 दूनी 14 लाख करोड़, इधर 8% और उधर 8 दूनी 16%, तो ये रहा आपके यहाँ पर 16%। तो कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि प्रचलित के हिसाब से GSDP है 14,13,630 लाख आपके करोड़ रुपए, और जबकि उसकी वृद्धि दर है 16.04 आपके प्रतिशत। ठीक है, ये दोनों की दोनों चीजें आ गई है, फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट। यहां पर आपके दिया हुआ है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट का मतलब है कि जो आपके सकल राज्य मूल्य वर्धन की अपन ने बात की थी प्रचलित मूल्य के ऊपर, केवल यहां पर प्रचलित के ऊपर ही दिया हुआ है। ये 2011-12 के अंदर राजस्थान की अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्र, देखिए यहां पर एक चीज ध्यान देना है, ग्रीन के अंदर दिखाया गया है कृषि, ये कृषि का है, रेड के अंदर है उद्योग, ये उद्योग का है, और इसके अंदर आपके जो ब्लू कलर है इसमें दिखाया गया है सेवा, तो ये सेवा क्षेत्र है। ये 2011-12 का आंकड़ा है, जब राजस्थान के अंदर अगर 100 रुपए की कमाई होती थी तो उसमें से 28 रुपए राजस्थान को कृषि कमा के देता था, 32 रुपए जो है वो उद्योग कमा के देता था, और 38 रुपए जो है वो सेवा कमा कर देता था। जबकि 2022-23 में जब अपन आ गए हैं तो उस समय देखिए आपको एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा कि 32 की जगह पर अब 27% उद्योग का हो गया है, और 38 की जगह पर आपके 43 सेवा हो गया है, और 28 का 28 ही कौन है, आपका कृषि क्षेत्र है। यानी कि राजस्थान में कृषि जो क्षेत्र है उसका अर्थव्यवस्था में योगदान उतना का उतना ही है, लेकिन राजस्थान में नेगेटिव हुआ है उद्योग का, जबकि पॉजिटिव हुआ है आपका सेवा का। यानी कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र निरंतर रूप से बढ़ रहा है और उद्योग क्षेत्र निरंतर रूप से घट रहा है, जबकि कृषि क्षेत्र जितना का जितना है 28 का 28 ही बैठा है। ये 28 का 28 ही है, जबकि ये 32 से 27 हो चुका है, और यह आपका 38 से 43 हो चुका है। ये अपन ने पढ़ा था अभी अभी कि 2022-23 प्रचलित मूल्य के हिसाब से 28.95 कृषि क्षेत्र था, 27.31 उद्योग क्षेत्र था, 43.74 सेवा क्षेत्र था। जब अपन बात करते हैं किस चीज की, स्थिर मूल्य के ऊपर, तब ये का यही रहता है 28, 27, 43, ये 74 का 74 ही रहता है। इधर चेंज हो जाता है क्योंकि ये इधर 74, इधर आपके हो जाता है 95 की जगह पर 50। ठीक है, ये आ जाता है आपका। अगला पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, जो अपन ने पढ़ा था। नेट GSDP में जब जनसंख्या का भाग देते हैं तो पर कैपिटा इनकम निकल कर आती है। स्थिर मूल्य के ऊपर इस रंग में दे रखी है, प्रचलित मूल्य के ऊपर इस रंग में दे रखी है। तो देखिए स्थिर मूल्य के ऊपर अपन ने पढ़ी थी 86,134, कितनी पढ़ी थी, 86,134 पढ़ी थी स्थिर मूल्य के हिसाब से, जबकि प्रचलित के ऊपर अपन ने पढ़ी थी 156 - 7 149, यानी कि 156 149 156 149, तो क्या पढ़ी है अपन ने प्रचलित के ऊपर, जबकि स्थिर के ऊपर पढ़ी है 86,000 आपके 134 रुपए। ठीक है,
अगला आता है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जो मैंने कहा था इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इसका आधार वर्ष पढ़ लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। 2011-12 आपके आधार वर्ष है किस चीज का? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का। और ये सूचकांक 2022-23 के अंदर 134.65 है। अगर कहीं पूछ ले तो फिर भी ध्यान रख लेना है भाई, जो इधर 100 आपके 86,134 हमारी क्या है, स्थिर कीमतों के ऊपर प्रति व्यक्ति आई है ना, तो 86,134 है, पिछले वाला 134 है, ये हमारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है। तो ऐसे से भी याद रख सकते हो कि भाई 86,134 हमारी स्थिर कीमतों के ऊपर प्रति व्यक्ति आई है, 86,134, और 134 ही हमारा क्या है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है 134, जिसका आधार वर्ष क्या है 2011-12। उसके बाद में आता है थोक मूल्य सूचकांक WPI, जिसकी अपन बात करते हैं। इसका भी मैंने कहा था केवल आधार वर्ष याद रखना है, 1999-2000 आपके WPI का आधार वर्ष है। आधार वर्ष के अलावा आपको एक चीज मैंने कहा था कि इसमें अगर आपसे याद रह जाए तो आप इसके अंदर जो प्रतिशत परिवर्तन है वो याद रख लेना है कि आधा आपके जो औद्योगिक इसमें WPI के अंदर जो आपके प्रतिशत परिवर्तन है वह 4.60% है, और हमारा सूचकांक कितना है 388 है। औद्योगिक उत्पादन ये जो थोक मूल्य सूचकांक है यह हमारा कितना है 388 है, और जो प्रतिशत परिवर्तन है जो घटा है 4.60% आ जाता है। यह यहाँ से आपके सामान्य कुछ उसी टेबल को अच्छे से बताया गया है डिटेल में। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा था, एक बार वापस रिवीजन मान लीजिए, देख लीजिए फटाफट। सबसे पहले जो है अपन ने आर्थिक समीक्षा स्टार्ट की थी, और आर्थिक समीक्षा में अपन ने बात की थी कि ये EORO के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज 2022-23 की जो है वो आर्थिक समीक्षा है। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की अपन ने सांख्यिकी विभाग की बात की है, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय की बात की है। उसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी जो इसके मंत्री है सांख्यिकी विभाग के, राज्य मंत्री जो है, उसके बाद में मुख्य सचिव आ जाते हैं, फिर प्रमुख शासन सचिव सांख्यिकी विभाग के, और उसके बाद में जो संयुक्त शासन सचिव है इस आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के, जो इस सांख्यिकी विभाग के अंडर में है, ओम प्रकाश बेरवा जी, वो इसमें आ जाते हैं। फिर बजट और आर्थिक समीक्षा के अंदर क्या अंतर है, उसके अंदर अपन ने वित्त वर्ष को समझा था, वित्त वर्ष क्या होता है। उसके बाद में अपन ने आर्थिक समीक्षा का अर्थ जो है वो समझा था, कौन से वर्ष की है, कब पेश होती है, आर्थिक समीक्षा तैयार कौन करता है, तो तैयार ये निदेशालय करता है, जिसके संयुक्त शासन सचिव जो है वह आपके ओम प्रकाश बेरवा है। और इसके ये किसके अंडर में आता है, तो ये सांख्यिकी विभाग के आता है, और इसके जो शासन सचिव है वो भवानी सिंह देता है। उसके बाद में वित्त मंत्री या फिर मुख्यमंत्री जो है, फिर आपके सांख्यिकी विभाग के मंत्री कौन है, इसके राज्य मंत्री कौन है, वो अपन ने देखा था। उसके बाद में सामान्य शब्दावली देखी थी, जैसे GSDP है, नेट GSDP है, स्थिर मूल्य, प्रचलित मूल्य क्या होता है। उसके बाद में पर कैपिटा इनकम जो है ये देखा था नेट GSDP में जनसंख्या का भाग देने पर। उसके बाद में प्राइस इंडेक्स देखा था, थोक मूल्य के ऊपर WPI और उपभोक्ता मूल्य के ऊपर छोटे स्तर के ऊपर जो है वो CPI निकलता है। उसके बाद में ग्रॉस वैल्यू एडेड देखा था, GVA देखा था, जो कि अब सभी क्षेत्रों का होता है। उसके बाद में अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र देखे थे जो अपन ने इसमें देख लिए। उसके बाद में ये सामान्य चीजें देखी थी कि भाई आपका GSDP है 7 लाख करोड़, उसके बाद में स्थिर के ऊपर, प्रचलित के ऊपर 14 लाख करोड़ हो जाता है। 8% जो है वह स्थिर के ऊपर वृद्धि है, 8 दूनी 16% जो है वो प्रचलित के ऊपर वृद्धि है। 28, 27, 43 चाहे स्थिर के ऊपर हो चाहे प्रचलित के ऊपर हो, आपका GVA आता है। 6 लाख करोड़ के आसपास नेट GSDP है स्थिर के ऊपर, और 6 दूनी 12 लाख करोड़ के आसपास जो है वह आपके प्रचलित पे आ जाती है। 86,134 जो है वह आपका क्या आ जाता है, पर कैपिटा इनकम आ जाता है। 86,134 134 जो है वो हमारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक भी है, जिसका आधार वर्ष 2011-12 है। उसके बाद में 156 माइनस 7 करने पर 149, 156 149 हमारा प्रचलित कीमतों के ऊपर पर कैपिटा इनकम है। उसके बाद में जो आपका खाद्यान्न उत्पादन है 253.99 लाख मेट्रिक टन आ जाता है। और ऊर्जा का उत्पादन कितना है, तो 2 3 4 इंटू 2 यानी कि 8 और -1 यानी कि 7, यानी कि 2 3 4 4 दूनी 8 और -1 7, तो आपके 23,000 और 487 जो है वो मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन आ जाता है। बाकी ये सारी की सारी चीजें अपन ने समझी थी। ये आपकी फर्स्ट क्लास है आर्थिक समीक्षा की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके अंदर बेसिक चीजें, आर्थिक समीक्षा को कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें हैं जो ज्यादा जरूरी है आर्थिक समीक्षा को समझने के लिए, वो चीजें अपन ने इसमें डिस्कशन की है। क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना है। आने वाले टाइम के अंदर अपन सारी की सारी जो क्लासें हैं वो लेने वाले हैं। आगे आने वाली इसकी जो सेकंड पार्ट है वो भी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। इस बार रिकॉर्डिंग का मुख्य कारण यह है कि मैं थोड़ा सा खुद बिजी हूं, नहीं तो अब तक जितनी आर्थिक समीक्षाएं अपन ने की है वो सारी की सारी लाइव की है, और लाइव के अंदर जो भी आपको समस्या आती है वो भी हमने बताई है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने यहाँ पर जो भी आपके मैग्नीफायर था उसका भी यूज किया कि आपको दिखाई नहीं दे रहा तो वो भी दे जाए। तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए।
तो आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना है। और जैसे ही इसकी नेक्स्ट क्लास आएगी अपनी सेकंड क्लास, वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। कहने का मतलब ये मान लीजिए कि आपको आज अगर ये क्लास मिल रही है तो कल वो मिल जाएगी, फिर परसों, ऐसे रेगुलर जो है वो सारी की सारी क्लासें मिल जाएगी। मैं आप सभी लोगों को जो EORO की विशेष रूप से तैयारी कर रहे हैं उन सभी को यही कहना चाहता हूँ, इस क्लास को बहुत अच्छे से देखिए। और जब आपको जो अपनी पुस्तक आएगी, छोटी सी बिल्कुल आएगी, उसमें MCQ दिए हुए रहेंगे, वो भी आप निकाल लेना, तो आपकी तैयारी जो है वो बिल्कुल 100% हो जाएगी। तो इसी एक प्रकार से शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी लोग जो है वो अच्छे से तैयारी करें, उसके साथ विदा लेते हैं। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।